गुड मॉर्निंग फ्रेंड। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। आज हम लोग द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर नंबर 11 अभी शुरुआत कर रहे हैं। समय मिला तो चैप्टर नंबर 12 को भी कंप्लीट किया जाएगा। आइए सुनते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका टाइटल है साधारण निवेशक के लिए प्रतिभूति विश्लेषण, आम दृष्टिकोण। वित्तीय विश्लेषण अब एक सुस्थापित और पल्लवित होता पेशा या उपपेशा है। विश्लेषकों की विभिन्न सोसाइटियों में नेशनल फेडरेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिस्ट का गठन किया है। उसमें 13,000 से ज़्यादा सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश की आजीविका इसी मानसिक कार्य से चलती है। वित्तीय विश्लेषकों की अध्ययन पुस्तकें, कोड ऑफ एथिक्स और तिमाही पत्रिका भी है। उनके पास उनके हिस्से की अनसुलझी समस्याएं भी हैं। हाल के वर्षों में सिक्योरिटी एनालिसिस की आम अवधारणा को वित्तीय विश्लेषण में बदलने की प्रवृत्ति रही है। वित्तीय विश्लेषण के व्यापक निहितार्थ हैं और यह वॉल स्ट्रीट में सबसे वरिष्ठ विश्लेषकों के कार्य को सबसे उचित रूप से परिभाषित करता है। प्रतिभूति विश्लेषकों, सिक्योरिटी एनालिस्ट के बारे में यह सोचना उचित ही है कि वे खुद को शेयरों और बॉन्ड्स की जांच पड़ताल तक सीमित रखते हैं, जबकि वित्तीय विश्लेषण में इस काम के साथ ही निवेश नीतियां तय करना, पोर्टफोलियो सिलेक्शन तथा बड़े पैमाने पर आम आर्थिक विश्लेषण शामिल होते हैं। इस अध्याय में हम प्रतिभूति विश्लेषक के उचित कार्य पर मुख्य जोर देने के साथ जो भी पदनाम सबसे अधिक लागू होगा उसका उपयोग करेंगे। प्रतिभूति विश्लेषक किसी भी प्रतिभूति इश्यू विशेष के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से संबंधित होता है। वो इसके कारोबार के बारे में बताता है। वो प्रारंभिक परिणामों और वित्तीय स्थिति को सार रूप में बताता है। वो इसकी ताकत और कमजोरी के बिंदु, संभावना और जोखिमों को तय करता है और विभिन्न धारणाओं द्वारा इसकी भविष्य की आय शक्ति का अनुमान या सर्वोत्तम अंदाजा लगाता है। वह विभिन्न कंपनियों या एक ही कंपनी के विभिन्न समय की विस्तृत तुलना करता है। अंत में वह इशू सुरक्षा पर अपनी राय भी बताता है। अगर यह बॉन्ड या इन्वेस्टमेंट ग्रेड प्रीफर्ड स्टॉक है या अगर यह साधारण स्टॉक है तो इसके खरीद के आकर्षण के बारे में बताता है। वे सब चीजें करते हुए प्रतिभूति विश्लेषक ऐसी अनेक तकनीकें अपनाता है जो प्राथमिक से लेकर सूक्ष्म तक होती है। वह कंपनी के एनुअल स्टेटमेंट के आंकड़ों में बड़ा परिवर्तन कर सकता है, भले उन पर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की पवित्र मोहर लगी हो। वो उन रिपोर्टों में खास चीजों को तलाशता है जो उससे अच्छा या बुरा सौदा भी हो सकता है, जितना कहा जा रहा हो। प्रतिभूति विश्लेषक सुरक्षा मानकों को विकसित और कार्यान्वित करता है, जिससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बॉन्ड या प्रीफर्ड स्टॉक विशेष निवेश खरीद के पैमाने पर खरा उतरता है या नहीं। ये मानक मुख्यतः पिछले औसत आय से संबंधित होते हैं, लेकिन ये कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, एसेट वैल्यू और अन्य मामलों से भी संबंधित होते हैं। साधारण शेयरों पर काम करते वक्त प्रतिभूति विश्लेषक अभी हाल तक उन मूल्यों पैमानों को शायद ही कभी लागू करते थे जिन्हें उनके लिए बॉन्ड व प्रीफर्ड स्टॉक में सुरक्षा मानक के तौर पर भली भांति परिभाषित किया गया है। ज़्यादातर वक्त वे अपने को पिछले प्रदर्शन के सारांश और कमोबेश भविष्य के आम पूर्व अनुमानों, जिसमें उनका जोर मुख्य रूप से अगले 12 माह पर रहता था, द्वारा मनमाना निष्कर्ष निकालने तक सीमित रखते थे। मनमाना निष्कर्ष निकालने के लिए वे पहले और अब भी अक्सर अपनी एक निगाह स्टॉक टिकट या मार्केट चार्ट पर रखते हैं। हालांकि बीते कुछ वर्षों में पेशेवर विश्लेषक ग्रोथ स्टॉक्स की वैल्यू की समस्या का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। इनमें से अनेक को उनकी बीती व वर्तमान आय से इतने उच्च भाव पर बेचा जाता है कि वो इनकी अनुशंसा करने वालों पर खास दायित्व आ जाता है कि वे इनके भविष्य में काफ़ी लंबे समय तक संभावित आय के अत्यंत सुनिश्चित पूर्व अनुमान द्वारा खरीद को न्यायोचित सिद्ध करें। कुछ खास तरह की परिष्कृत विशिष्ट गणितीय तकनीकों का जबरन इस्तेमाल किया जाता है ताकि मूल्यांकनों को सही ठहराया जा सके। हम बाद में इनमें से कुछ तकनीकों का संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे। हालांकि हम यहाँ एक तकलीफदेह विरोधाभास के बारे में बताते हैं, जो ये है कि गणितीय वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहाँ व्यक्ति इन्हें सबसे कम विश्वसनीय मानता है। मूल्यांकन जब भविष्य की प्रत्याशा पर जितना अधिक निर्भर हो जाता है तो यह पिछले प्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित आंकड़ों से उतना ही कम जुड़ा होता है, उतना ही कमजोर होता है, जिनमें गलत गणना और गंभीर त्रुटि की संभावना और बढ़ जाती है।
हाई मल्टीप्लायर ग्रोथ स्टॉक में प्राप्त मूल्य का बड़ा हिस्सा भावी अनुमानों से निकाला जाता है, जो संभवतः सिवाय खुद ग्रोथ रेट के अतीत के प्रदर्शनों से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रतिभूति विश्लेषक आज खुद को उन हालात में सबसे अधिक गणितीय और वैज्ञानिक बनने के लिए मजबूर पाते हैं, जो सटीक उपचार के लिए खुद को कम से कम अनुकूल बनाते हैं। चलिए हम अपनी चर्चा को आगे प्रतिभूति विश्लेषण के अधिक महत्वपूर्ण तत्वों व तकनीकों की तरफ बढ़ाते हैं। मौजूदा उच्च सघन उपचार गैर पेशेवर निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्देशित होता है। कम से कम उसे यह तो पता होना चाहिए कि प्रतिभूति विश्लेषक क्या कह रहा है और किस ओर ले जा रहा है। इसके अलावा यदि संभव हो तो उसे सतही और ठोस विश्लेषण के बीच अंतर की भी समझ होनी चाहिए। साधारण निवेशक के लिए प्रतिभूति विश्लेषण का विचार कंपनी के वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट की व्याख्या से आरंभ होता है। यह ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने साधारण लोगों के लिए द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शीर्षक वाली पुस्तक में अलग से बताया है। हमें उन्हीं बातों को इस अध्याय में दोहराना अनिवार्य या उचित नहीं है। ग्राहम कोट्स, आपका विकास दर का अनुमान जितना अधिक होगा और भविष्य की जितनी लंबी अवधि के लिए होगा, थोड़ा सी भी त्रुटि होने पर आपका पूर्व अनुमान उतना ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। यदि उदाहरण के लिए आप अनुमान लगाते हैं कि प्रति शेयर $1 कमाने वाले कंपनी अगले 15 वर्षों के लिए उस लाभ को 15% प्रति वर्ष की दर पर बढ़ा सकती है, तो उसकी आमदनी $8.14 तक पहुंचेगी। यदि बाजार कंपनी का मूल्यांकन उसकी कमाई के 35 गुना पर करता है, तो उस अवधि में स्टॉक की कीमत लगभग $285 पर होगी। लेकिन अगर आय 15% के बजाय 14% की दर से बढ़ती है, तो कंपनी इस अवधि के अंत में $7.14 कमाएंगे और कमाई में इस गिरावट से लगे झटके की वजह से निवेशक कंपनी की आय का 35 गुना भुगतान करने के लिए राजी नहीं होंगे। ऐसे में मान लीजिए कि आय से 20 गुना पर मूल्यांकन होने पर स्टॉक की कीमत $140 प्रति शेयर या फिर 50% से भी कम तक आएगी। उन्नत गणित मूल्य पूर्वानुमान लगाने की अनिश्चितता से भरी प्रक्रिया को सटीकता का आभास देता है। इसलिए निवेशकों को ऐसे किसी भी व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए जो यह दावा करता है कि बुनियादी वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए उसके पास कोई जटिल कंप्यूटेशनल कुंजी है। जैसा कि ग्राहम ने कहा है, वॉल स्ट्रीट के 44 वर्षों के अनुभव और अध्ययन में मैंने कभी भी सामान्य स्टॉक मूल्यों या संबंधित निवेश नीतियों के बारे में साधारण अंकगणित या प्राथमिक बीजगणित से बेहतर भरोसेमंद गणना नहीं देखी है। जब भी कैलकुलस या उच्च बीजगणितीय लाया जाता है, तो आप इसे एक चेतावनी के संकेत के रूप में ले सकते हैं कि ऑपरेटर अनुभव के स्थान पर सिद्धांत को प्रतिस्थापित करने और बहुधा अटकलबाजी को निर्देश का भ्रामक रूप देने का प्रयास कर रहा है। क्लोज। जब इस पुस्तक में पूरा जोर जानकारी और विवरण की बजाय सिद्धांत व व्यवहार पर है, आइए निवेश को चुनने से संबंधित 2 बुनियादी सवालों पर बात करते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड या प्रीफर्ड स्टॉक की सुरक्षा के प्राथमिक परीक्षण कौन से हैं? साधारण शेयरों का वैल्यूएशन करने की शुरुआत के प्रमुख कारण कौन से हैं? बॉन्ड विश्लेषण सिक्योरिटी विश्लेषण का सबसे विश्वसनीय और इसलिए सबसे सम्मानित शाखा बॉन्ड इशू और निवेश ग्रेड प्रीफर्ड स्टॉक की सुरक्षा या गुणवत्ता से सरोकार रखती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मुख्य मानदंड यह है कि पिछले कुछ वर्षों में उपलब्ध आय से कुल आज प्रभार कितनी बार कवर किया गया है। प्रीफर्ड स्टॉक्स के मामले में वह संख्या मानदंड है जब बॉन्ड ब्याज और प्रीफर्ड लाभांश संयुक्त रूप से कवर किए गए हैं। इसका सटीक मानक विभिन्न संस्थानों में अलग हो सकता है। क्योंकि यह परीक्षण बुनियादी रूप से मनमाना होता है, तो सबसे उचित मापदंड की सटीक पहचान का कोई तरीका नहीं है। 1961 में अपनी पुस्तक सिक्योरिटी एनालिसिस की पूर्ण समीक्षा में हमने कुछ एवरेज मानकों की अनुशंसा की थी, जो टेबल 11-1 में प्रस्तुत है। हमारा प्राथमिक परीक्षण केवल कुछ वर्ष की अवधि के औसत परिणामों पर लागू होती है। अन्य विशेषज्ञ भी यही चाहते हैं कि हर सुविचारित वर्ष के लिए न्यूनतम कवरेज दर्शाई जाए। हम पुअरेस्ट ईयर परीक्षण को 7 वर्षीय औसत परीक्षण के विकास विकल्प के तौर पर स्वीकार करते हैं। अगर बॉन्ड या प्रीफर्ड स्टॉक इस पैमाने पर खरे उतरते हों तो यही पर्याप्त है।
इस पर आपत्ति हो सकती है कि 1961 के बाद से बॉन्ड की ब्याज दरों में हुई भारी वृद्धि आवश्यक प्रभार कवरेज में कुछ ऑफसेटिंग कमी का औचित्य साबित करती है। जाहिर है कि एक औद्योगिक कंपनी के लिए 8% पर 4.5% की तुलना में ब्याज प्रभार का 7 गुना कवरेज दिखाना बहुत कठिन होगा। इस बदली हुई परिस्थिति पर खरा उतरने के लिए हम एक वैकल्पिक आवश्यकता सुझाव देंगे जो ऋण की मूल राशि पर प्रतिशत आय से संबंधित है। ये आंकड़े किसी भी औद्योगिक कंपनी के लिए टैक्स पूर्व 33%, सार्वजनिक उपयोगिता के लिए 20% और रेल रोड के लिए 25% हो सकते हैं। ग्राहम कोट्स 1972 में कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने वाले निवेशक के पास अपना स्वयं का पोर्टफोलियो तैयार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज लगभग 500 म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करते हैं और प्रतिभूतियों का सुविधाजनक व विविध बंडल तैयार करते हैं। जब तक आपके पास कम से कम $1 लाख ना हो तब तक अपने दम पर एक विविध बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाना संभव नहीं है। अतः एक ठेठ बुद्धिमान निवेशक के लिए उचित होगा कि वो एक या कम लागत वाला बॉन्ड फंड खरीद कर क्रेडिट अनुसंधान पर लगने वाली मेहनत को प्रबंधकों के लिए छोड़ दे। बॉन्ड फंड के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 4 पर टिप्पणी देखें। क्लोज। यहाँ इस बात को दिमाग में रखना चाहिए कि अधिकांश कंपनियों द्वारा उनके कुल ऋण के लिए भुगतान की गई वास्तविक दर मौजूदा 8% के आंकड़े से काफ़ी कम होगी, क्योंकि उन्हें लोअर कूपन आधारित पुराने इशू का लाभ मिलेगा। पूरेस्ट ईयर के लिए 7 वर्षीय आवश्यकता को 2/3 पर तय किया जा सकता है। अर्निंग्स कवरेज टेस्ट के अतिरिक्त आमतौर पर कुछ अन्य मानकों को भी लागू किया जाता है। इनमें निम्न: पहला, संस्थान का आकार। कॉरपोरेशन के लिए कारोबार का आकार एक न्यूनतम पैमाना है जो उद्योग, सुविधा और रेल रोड के मामले में है, और नगरपालिका के लिए पैमाना आबादी है। दूसरा, स्टॉक इक्विटी रेशियो। ये जूनियर स्टॉक इशू के ऋण के कुल अंकित मूल्य या ऋण सहित प्रीफर्ड स्टॉक के बाजार भाव का रेशियो है। ये सुरक्षा का मोटा पैमाना है। यह कुशन है जो जूनियर इन्वेस्टमेंट की उपस्थिति से समर्थ होता है, जो प्रतिकूल विकास के आघात को सबसे पहले झेलता है। इस कारक में संस्थान के लिए बाजार बढ़ने की भावी संभावनाएं भी शामिल होती हैं। तीसरा, संपत्ति का मूल्य। अस्तियों का मूल्य, जैसा कि बैलेंस शीट में दर्शाया हो या मूल्यांकन किया गया हो, को पहले बॉन्ड इशू की मुख्य सुरक्षा और बचाव माना जाता था। अनुभव ने दर्शाया कि अधिकांश मामलों में सुरक्षा अर्जन क्षमता में निहित होती है, और अगर ये 80 से कम हो तो यह अपना अधिकांश साख मूल्य खो देती है। हालांकि अस्थिर मूल्य 3 उद्धम मूल्यों में बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक के लिए पर्याप्त सुरक्षा से एक अलग परीक्षण के रूप में महत्व बनाए रखते हैं। पब्लिक यूटिलिटीज, क्योंकि दरें काफ़ी हद तक संपत्ति निवेश पर निर्भर हो सकती हैं। अचल संपत्ति की कंपनियां और निवेश कंपनियां। इस बिंदु पर सजग निवेशक को पूछना चाहिए, अतीत और वर्तमान प्रदर्शन के पैमाने पर यह सुरक्षा जांच कितनी विश्वसनीय है, खासकर इस तथ्य पर कि ब्याज और मूलधन का भुगतान इस पर निर्भर होता है कि भविष्य कैसा होगा। इसके जवाब का आधार केवल अनुभव हो सकता है। निवेश इतिहास दर्शाता है कि बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक्स जो सुरक्षा की कठोर जांच पर खरे उतरे अतीत पर आधारित होते हैं, अधिकांश मामलों में भविष्य में सफल होने के लिए उतार चढ़ाव का सामना करने में सक्षम होते हैं। ये रेल रोड बॉन्ड्स के प्रमुख क्षेत्र में साफ तौर पर दिखाई देता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें दिवालियापन और गंभीर नुकसान की आवृत्ति आम है। लगभग हर मामले में जिन रोड्स में नुकसान हुआ वे लंबे समय से ओवर बाउंड थे और उन्होंने औसत समृद्धि की अवधि में स्थिर प्रभार का अपर्याप्त कवरेज दर्शाया था, और इसलिए उन्हें ऐसे निवेशकों द्वारा खारिज कर दिया जाता जो सुरक्षा की सख्त जांच को लागू करते हैं। इसके विपरीत व्यावहारिक रूप से हर रोड जो इन परिणामों में खरा उतरा है वह वित्तीय शर्मिंदगी से बच गया। असाधारण रूप से हमारी धारणा की पुष्टि 1940 व 1950 के दशक में पुनः व्यवस्थित अनेक रेल रोड्स के वित्तीय इतिहास से होती है। 1901 के अलावा बाकी सब की शुरुआत स्थिर प्रभारों से हुई जो इस बिंदु तक घटाए गए जहां स्थिर ब्याज आवश्यकताएं मौजूदा कवरेज के पर्याप्त या कम से सम्मानित थी। इसमें अपवाद न्यू हेवन रेलरोड था, जिसने अपने पुनः व्यवस्था वर्ष 1947 में अपने नए प्रभार से केवल 1.1 गुना अधिक अर्जित किया। इसके फलस्वरूप जहां सभी रोड्स ऋण चुकाने के मुश्किल दौर से गुजरने में सक्षम थे, वही न्यू हेवन 1961 में फिर से ट्रस्टीशिप तीसरी बार में चला गया।
अध्याय 17 में हम पेन सेंट्रल रेलरोड के दिवालिया होने के कुछ कारणों पर विचार करेंगे, जिसने 1970 में वित्तीय समुदाय को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में बुनियादी तथ्य यह था कि स्थिर प्रभारों की कवरेज 1965 के शुरुआती रूढ़िवादी पैमानों पर खरी नहीं उतरती थी। अतः एक सावधान बॉन्ड निवेशक ने ऐसी व्यवस्था के बॉन्ड इशू से इसके वित्तीय अवसान से काफी पहले ही छुटकारा पा लिया होगा। भविष्य की सुरक्षा तय करने में पिछले रिकॉर्ड की पर्याप्तता पर हमारी टिप्पणियां काफी हद तक पब्लिक यूटिलिटीज पर लागू होती हैं, जो बॉन्ड निवेश का एक प्रमुख क्षेत्र है। एक अच्छी तरह से पूंजीकृत इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी या प्रणाली की रिसीवर्सिंग लगभग असंभव है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के नियंत्रण की स्थापना और अधिकांश होल्डिंग कंपनी व्यवस्थाओं के टूटने के साथ ही पब्लिक यूटिलिटीज की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ रही है और यह दिवालियापन से अछूती हैं। 1930 के दशक की इलेक्ट्रिक व गैस सुविधाओं की वित्तीय परेशानियों का लगभग 100% कारण वित्तीय असंशय और कुप्रबंधन था, जिसने कंपनियों के पूंजीगत ढांचे पर स्पष्ट प्रभाव डाला था। अतः सुरक्षा के सबसे आसान लेकिन कठोर जांच ने निवेशकों को सावधान किया कि वे ऐसे इशू से दूर रहें जो बाद में भुगतान न कर सकें। औद्योगिक बॉन्ड इशू में दीर्घावधिक रिकॉर्ड अलग रहा है। हालांकि औद्योगिक समूहों ने रेल रोड या सुविधा से अर्जन क्षमता में कुल मिलाकर बेहतर वृद्धि दर्शाई, लेकिन इसने कम स्तर पर कंपनियों की व्यक्तिगत व कारोबारी क्षेत्र में आंतरिक स्थिरता का भी खुलासा किया। इस तरह कम से कम अतीत में उन कंपनियों के औद्योगिक बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक्स खरीदने के ठोस कारण थे जो न केवल आकार में बड़ी थी बल्कि पूर्व में गंभीर मंदी के दौरान भी अपनी क्षमता को दर्शा चुकी थी। औद्योगिक बॉन्ड्स में 1950 से ही कुछ डिफॉल्ट अवश्य हुए, लेकिन इस तथ्य का कारण इसका लंबी अवधि के दौरान बड़ी मंदी का हिस्सा न होना हो सकता है। 1966 से ही अनेक औद्योगिक कंपनियों के वित्तीय स्थिति में प्रतिकूल घटनाक्रम होते दिख रहे थे। विस्तार से नासमझ फैसलों के परिणाम स्वरूप अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी, जहां एक और इसमें बैंक के कर्ज और दीर्घावधि कर्ज दोनों ही बड़ी संख्या में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर इससे अनुमानित लाभ के स्थान पर निरंतर परिचालन हानि उत्पन्न होने लगी। 1971 के आरंभ में गणना की गई कि बीते 7 वर्षों में सभी गैर वित्तीय फर्मों का ब्याज भुगतान 1963 के 9.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1970 में 26.1 बिलियन डॉलर हो गया। 1963 में ब्याज भुगतान औसत मुनाफे का मात्र 16% था। इसके मुकाबले 1971 में ब्याज व टैक्स पूर्व ब्याज औसत मुनाफे का 29% हिस्सा ले उड़ा। स्पष्ट है कि इसके साथ ही बहुत ही एकल फर्मों पर बोझ काफी बढ़ गया। ओवर बॉन्ड कंपनियां अचानक ज्यादा प्रचलित हो गईं। हमारे 1965 के संस्करण में इसके प्रति जिस सावधानी की अभिव्यक्ति की गई थी उसको दोहराने का हर कारण मौजूद है। हम ये सुझाव देने को तैयार नहीं हैं कि निवेशक इस अनुकूल अवस्था के हमेशा बने रहने का भरोसा कर सकता है और इसलिए यह औद्योगिक या किसी भी अन्य समूह में बॉन्ड चयन के मानकों में लचीला हो जाए। साधारण शेयर विश्लेषण का आदर्श रूप इशू के मूल्यांकन की ओर ले जाता है, जिसकी तुलना मौजूदा भाव से करके ये तय किया जाता है कि वह प्रतिभूति आकर्षण खरीद है या नहीं। यह मूल्यांकन बदले में आमतौर पर भविष्य में तय वर्षों के भीतर औसत आय का अनुमान लगाकर किया जाता है और तत्पश्चात इस अनुमान को उचित पूंजीकरण कारक से गुणा करते हैं। अब भविष्य में अर्जन क्षमता का अनुमान लगाने की मानक प्रक्रिया की शुरुआत भौतिक वॉल्यूम, प्राप्त भाव और परिचालन मार्जिन के औसत बीते डेटा से होती है। भविष्य में डॉलर में बिक्री का अनुमान पिछले वॉल्यूम और मूल्य स्तर में परिवर्तन की मात्रा के रूप में मान्यताओं के आधार पर लगाया जाता है। यह अनुमान बदले में पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सामान्य आर्थिक पूर्व अनुमानों पर आधारित होते हैं और फिर उन विशेष गणनाओं पर आधारित होते हैं जो संबंधित उद्योग और कंपनी पर लागू होती है। मूल्यांकन की इस पद्धति का दृष्टांत हमारे 1965 के संस्करण से लिया जा सकता है और अगली कड़ी को जोड़कर इसे अपडेट कर सकते हैं। एक प्रमुख निवेश सेवा वैल्यू लाइन उपरोक्त ढांचा प्रक्रिया द्वारा भविष्य में आय और लाभांश का पूर्व अनुमान लगाती है और इसके बाद भाव संभावना या प्रस्तावित बाजार मूल्य के आंकड़े निकाले जाते हैं, जिसके लिए इसी वैल्यूएशन फार्मूले को मोटे तौर पर निश्चित पिछले रिश्ते के आधार पर हर एक इशू पर लागू किया जाता है।
टेबल 11-2 में हमने 1967 से 1969 के अनुमानों को पुनः प्रस्तुत किया है जो जून 1964 में लगाए गए थे, और हमने इसकी तुलना 1968 में वास्तव में प्राप्त आय और औसत बाजार भाव से की है, जो औसत 1967 से 1969 की अवधि है। टेबल 11-2 द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज द वैल्यू लाइन forecast for 1967 to 1969 made in mid 1964 compared with actual result in 1968. Allied chemical earning forecast 67 to 69 $3.7, actual 1968 $1.46, price June 30 1964 $5.4.5, price forecast 1967 69 67, एवरेज प्राइस 1968 36.5। इसी तरह एल्युमिनियम कॉर्प ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कैन, अमेरिकन टेल एंड टेल, अमेरिकन टोबैको, एनाकोंडा, बेथेलियम स्टील, क्रिस्लर, ड्यूपॉन्ट, एस्टमैन कोडक, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल फूड्स, जनरल मोटर्स, गुड ईयर्स टायर, इंटरनेट हार्वेस्टर, इंटरनेट निकनेल, इंटरनेट पेपर, जॉन मैनविले, ओवंस ग्लास, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सीयर्स रोबॉक, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया, स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ एनजे, स्विफ्ट एंड कंपनी, टेक्साको, यूनियन कार्बाइड, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट, यूएस स्टील, वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक, वुलवर्थ। टोटल 138, 148, 49, 2222, 2186, 2450। संयुक्त पूर्व अनुमान कुछ हद तक कम सटीक साबित हुए, लेकिन गंभीरता से नहीं। इसी के अनुरूप 6 वर्ष पूर्व की गई आय और लाभांश की भविष्यवाणियां अति आशावादी साबित हुई, लेकिन इसे तो मल्टीप्लायर के उपयोग से ऑफसेट किया गया था। परिणाम यह हुआ कि भाव संभावना का आंकड़ा 1963 के वास्तविक औसत मूल्य के समान साबित हुआ। पाठक ध्यान देंगे, काफी सारे एकल पूर्व अनुमान लक्ष्य से दूर रहे। ये उदाहरण हमारे आम दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि एकल कंपनियों के बजाय संयुक्त या सामूहिक अनुमान के उनसे ज्यादा विश्वसनीय होने की संभावना है। आदर्श रूप से संभवतः प्रतिभूति विश्लेषकों को 3 या 4 कंपनियों को चुनना चाहिए जिनका भविष्य उसके अनुसार सर्वोत्तम है, और अपने पूर्व अनुमानों में अपना व अपने क्लाइंट के हित पर केंद्रित रहे। दुर्भाग्य से यह लगभग असंभव प्रतीत होता है कि पहले से ही उन व्यक्तिगत पूर्व अनुमानों के बीच अंतर कर सके जिन पर विश्वास किया जा सकता है और जिनमें त्रुटि होने की बड़ी संभावना है। बुनियादी रूप से यही वह कारण है जिसके लिए निवेश फंड में विस्तृत विविधीकरण किया जाता है। निश्चित ही ऐसे एक स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर होता है जो आपको पता है कि अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा, बजाय इसके कि आप सिर्फ विविधीकरण के लिए अपने परिणामों को औसत आंकड़ों में कमजोर करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं हुआ जा सकता। विस्तृत विविधीकरण का प्रचलन अपने आप में चयन के उन्माद का व्यावहारिक अस्वीकारण है, जिसके लिए वॉल स्ट्रीट हमेशा दिखावटी प्रेम दिखाता रहता है। ग्राहम कोट्स, हाल के वर्षों में अधिकांश म्यूचुअल फंड ने अपनी संरचना में लगभग रोबोटिक रूप से स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के 500 स्टॉक इंडेक्स की नकल की है। वो इसलिए कि कहीं ऐसा न हो कि अलग तरह की होल्डिंग्स होने पर उनके और इंडेक्स के रिटर्न में अंतर आ जाए। इसके विपरीत कुछ फंड कंपनियों द्वारा केंद्रित पोर्टफोलियो लॉन्च करने की प्रवृत्ति देखी गई है। इस पोर्टफोलियो में 25 से 50 स्टॉक में निवेश होता है और प्रबंधन इन्हें अपने बेस्ट आइडियल घोषित कर देते हैं। ऐसे में निवेशक ये सोचने लग जाते हैं क्या इन्हीं प्रबंधकों द्वारा संचालित किए जा रहे दूसरे फंड में उनके सबसे खराब आइडियाज शामिल हैं, क्योंकि अधिकांश बेस्ट आइडियाज फंड का प्रदर्शन दूसरे औसत फंड की तुलना से बहुत अधिक बेहतर नहीं होता है। इसलिए निवेशक ये भी सोचने के हकदार हैं क्या इन प्रबंधनों के आइडियाज विचार करने लायक है भी या नहीं। वारन बफेट जैसे निर्विवाद रूप से कुशल निवेशकों के लिए व्यापक विविधीकरण मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि ये उनके चुनिंदा महान आइडियाज की केंद्रीय शक्ति को कम कर देता है। लेकिन एक आम फंड मैनेजर या व्यक्तिगत निवेशक के लिए विविधीकरण नहीं करना मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि उसके लिए सीमित संख्या में ऐसे शेयरों का चयन करना बहुत मुश्किल है जिसमें से अधिकांश शेयर लाभ अर्जित कर पाएं। साथ ही यह भी कठिन है कि वह ऐसे शेयरों को पहले से ही शामिल न करे जिसमें हानि होने की संभावना हो।
ऐसे में ज्यादा संख्या में स्टॉक्स होने से किसी एक शेयर से होने वाले नुकसान की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार बड़े लाभ अर्जित करने वाले शेयरों का मालिक होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिकांश निवेशकों के लिए आदर्श विकल्प टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड है। यह प्रत्येक वांछनीय स्टॉक का मालिक बनने के लिए एक कम लागत वाला तरीका है। क्लोज। पूंजीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। हालांकि औसत भावी आय को मूल्य का प्रमुख निर्धारक माना जाता है, वहीं प्रतिभूति विश्लेषक कुछ कमोबेश स्थिर प्रकृति के अन्य कारकों को भी पैमाना बनाते हैं। इनमें से ज्यादातर उनकी पूंजीकरण दर में प्रवेश करते हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर अंतर हो सकता है, जो स्टॉक इशू की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसलिए यद्यपि दो कंपनियों की 1973 से 1975 में प्रति शेयर अर्निंग्स एक समान मान लीजिए $4 हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ इनमें से एक को 40 जितना कम और दूसरे को 100 जितना उच्च मूल्य दे सकते हैं। अब हम उन कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं जो इन विभिन्न गुणकों में शामिल होती है। पहला, आम दीर्घावधिक संभावनाएं। कोई भी बिल्कुल नहीं जानता कि दूर भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन विशेषज्ञों और निवेशकों का इस विषय पर यही ठोस नजरिया होता है। यह नजरिया एकल कंपनियां और औद्योगिक समूहों के प्राइस अर्निंग्स रेशियो के बीच के पर्याप्त विभेदक के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इस बिंदु पर हमने अपने 1965 के संस्करण में कुछ जोड़ा था। उदाहरण के लिए 1963 के अंत में DJIA पर केमिकल कंपनियां तुलनात्मक रूप से तेल कंपनियों से उच्च गुणक पर बिक रही थी, जिससे केमिकल कंपनियों में संभावनाएं तेल कंपनियों के मुकाबले अधिक विश्वसनीय थी। बाजार द्वारा किए ऐसे विभेदक अक्सर ठोस रूप से आधारित होते हैं, लेकिन जब मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन से तय होते हैं तो उनके गलत होने की उतनी ही संभावना होती है जितना सही होने की। हमने यहाँ टेबल 11-3 में 1963 के DJIA में केमिकल और तेल कंपनियों के इशू की वर्षांत सामग्री और 1970 के अंत में उनकी आय को भी शामिल किया है। यह देखा गया है कि केमिकल कंपनियों ने अपने उच्च गुणक के बावजूद 1963 के बाद की अवधि में व्यवहारिक रूप से आय में कोई वृद्धि नहीं की। तेल कंपनियों का प्रदर्शन केमिकल कंपनियों से कहीं बेहतर रहा और उनके 1963 के गुणकों द्वारा लक्षित वृद्धि के समान था। इसलिए हमारा केमिकल स्टॉक्स का उदाहरण ऐसे मामलों में से एक साबित हुआ है जिसमें बाजार गुणक गलत साबित हुए। ग्राहम कोट्स। 1960 के दशक में रसायन और तेल कंपनियों के बारे में ग्राहम की बात लगभग हर समय अवधि में लगभग हर उद्योग पर लागू होती है। किसी भी क्षेत्र के भविष्य के संबंध में आमतौर पर वॉल स्ट्रीट की आम राय या तो बहुत आशावादी या बहुत निराशावादी होती है। इससे भी बुरी बात यह है कि आम सहमति तब सबसे ज्यादा प्रफुल्लित करने वाली होती है जब शेयरों की कीमत उसके मूल्य से ज्यादा होती है। क्लोज। दूसरा, प्रबंधन। वॉल स्ट्रीट पर इस विषय पर बहुत कुछ कहा जाता रहा है, लेकिन इसमें से शायद ही कुछ मददगार होता है। जब तक प्रबंधकीय क्षमता के तार्किक, मात्रात्मक और यथोचित विश्वसनीय परीक्षण तैयार करके उन्हें लागू नहीं किया जाता, तब तक इस कारक को धुंध के माध्यम से देखा जाता रहेगा। यह मानना उचित होगा कि एक विशेष रूप से सफल कंपनी में असामान्य रूप से अच्छा प्रबंधन होगा। इसने पिछले रिकॉर्ड में यह दिखा दिया है, यह अगले 5 वर्ष के अनुमानों में दिखेगा और दीर्घावधिक संभावनाओं के पूर्व विवेचित कारकों में एक बार फिर से दिखेगा। गिनने की प्रवृत्ति पुनः एक बार भिन्न तेजी के विचार के रूप में सहज ही महंगे ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जा सकती है। हमें लगता है कि प्रबंधन का कारक उन मामलों में ज्यादा उपयोगी हो जाता है जहां हाल ही में बदलाव हुए हों, जिन्होंने फिलहाल वास्तविक आंकड़ों में अपना महत्व अभी नहीं दिखाया है। इस तरह की 2 असाधारण घटनाएं क्रिसलर मोटर कॉर्पोरेशन से संबंधित है। इनमें से पहली 1921 में घटी, जब वाल्टर क्रिसलर ने लगभग मरणासन मैक्सवेल मोटर्स की कमान संभाली और कुछ ही वर्षों में इसे बड़ा और अत्यधिक लाभकारी संस्थान बना दिया, जबकि अनेक ऑटोमोबाइल कंपनियां मजबूरन बंद हो रही थीं। दूसरी घटना अभी 1962 में घटित हुई, जब क्रिसलर अपने उच्च स्थिति से बहुत नीचे आई और उसके स्टॉक बीते कई वर्षों के अपने सबसे कम भाव पर बिक रहे थे। फिर कंसोलिडेशन कोल से जुड़े नए लोगों ने बागडोर संभाली। आय वृद्धि 1961 में $1.24 प्रति शेयर के आंकड़े से बढ़कर 1963 में $17 के बराबर हो गई थी और भाव 1962 के न्यूनतम 38.5 से उठकर अगले ही वर्ष लगभग 200 के बराबर हो गए थे। तीसरा, वित्तीय क्षमता और पूंजी विन्यास। एक कंपनी का स्टॉक जिसमें बहुत अधिक अधिशेष नकदी है और सामान्य से आगे कुछ भी नहीं है,
स्पष्ट रूप से उस कंपनी के शेयर की तुलना में बेहतर खरीद उसी कीमत पर है जिसकी प्रति शेयर आय तो समान हो, लेकिन उसके बड़े बैंक ऋण और वरिष्ठ प्रतिभूतियां जुड़ी हों। ऐसे कारकों पर प्रतिकूल विश्लेषक समुचित रूप से और सावधानी के साथ ध्यान देते हैं। ग्राहम कोट्स। वही आम सहमति तब सबसे ज्यादा निरुत्साहित करने वाली होती है जब उसकी कीमत सबसे कम होती है। निश्चित रूप से इसका सबसे हालिया उदाहरण प्रौद्योगिकी और दूरसंचार सेक्टर के स्टॉक्स हैं। 1999 में और 2000 की शुरुआत में जब उनका भविष्य सबसे उज्जवल लग रहा था, तब उनकी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी और फिर 2002 में उनकी कीमतें धड़ाम से गिरते हुए नीचे आ गई थीं। इतिहास इसे साबित करता है कि वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञ पूर्व अनुमानकर्ता, पहला समग्र रूप से बाजार, दूसरा उद्योग क्षेत्रों और तीसरा विशिष्ट शेयरों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने में समान रूप से अक्षम है। जैसा कि ग्राहम बताते हैं, व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा उनसे बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद भी कम है। एक बुद्धिमान निवेशक ऐसे निर्णय लेकर अच्छा प्रदर्शन करता है जो किसी के पूर्वानुमान की सटीकता पर निर्भर नहीं होते हैं, यहाँ तक कि इसमें उसके खुद के पूर्वानुमान भी शामिल होते हैं। क्लोज। बॉन्ड या प्रिफर्ड स्टॉक के मामूली राशि साधारण शेयरों के लिए अनिवार्य रूप से नुकसानदेह नहीं होती। न ही मियादी बैंक क्रेडिट का मामूली इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। प्रसंगवश एक शीर्ष भारित ढांचा जिसमें बॉन्ड और प्रिफर्ड स्टॉक के संबंध में साधारण शेयर बहुत कम हो, अनुकूल परिस्थितियों के तहत साधारण शेयरों में शानदार स्पेकुलेटिव लाभ कमा सकता है। इस कारक को लिवरेज के नाम से जाना जाता है। चौथा, लाभांश रिकॉर्ड। उच्च गुणवत्ता के सबसे ठोस परीक्षणों में से एक बीते कई वर्षों का लाभांश भुगतान का निर्बाध रिकॉर्ड है। हमें लगता है कि बीते 20 वर्ष या अधिक का निरंतर लाभांश भुगतान कंपनी की गुणवत्ता रेटिंग में एक अहम कारक है। वास्तव में रक्षात्मक निवेशक को अपनी खरीद को इस परीक्षण को पूरा करने वालों तक सीमित रखने के लिए न्यायसंगत ठहराया जा सकता है। पांचवा, मौजूदा लाभांश दर। हमारे इस अंतिम अतिरिक्त कारक से संतोषजनक तरीके से निपटना सबसे कठिन है। सौभाग्य से ज्यादातर कंपनियां उसका पालन करती हैं, जिसे मानक लाभांश पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब है कि औसत कमाई का लगभग 2/3 का वितरण, सिवाय इसके कि हाल के उच्च मुनाफे की अवधि में और अधिक पूंजी की मुद्रास्फीति पर आधारित मांग में ये आंकड़ा कम हो गया है। 1969 में डाउ जोन्स एवरेज के शेयरों में ये 59.5% था और सभी अमेरिकी कॉरपोरेशनों में 55% था। जहां लाभांश का आय से सामान्य संबंध हो, तब परिणामों को ज्यादा प्रभावित किए बिना दोनों में से किसी के भी आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक पारंपरिक गौण कंपनी जिसकी अपेक्षित औसत आय $3 की हो और जिसका अपेक्षित लाभांश $2 हो, उसका मूल्यांकन उसकी आय से 12 गुना या लाभांश से 18 गुना हो सकता है, जिससे दोनों ही मामलों में यील्ड का मूल्य 36 ही रहेगा। फिर भी बड़ी संख्या में ग्रोथ कंपनियां आय में से 60% या अधिक के लाभांश भुगतान की नीति से हट रही हैं, जो कभी मानक था। उनका तर्क है कि शेयरधारकों का हित इसमें बेहतर है कि लगभग संपूर्ण मुनाफे को वित्तीय विस्तार में उपयोग किया जाए। ये मामला एक समस्या है जिसे सावधानी से पहचानने की आवश्यकता है। हमने फैसला किया है कि हम उचित लाभांश नीति जैसे अहम सवाल पर चर्चा अध्याय 19 में करेंगे, जहां हम इस पर प्रबंधन शेयरधारक संबंधों की आम समस्या के हिस्से के तौर पर विचार करेंगे। ग्राहम कोट्स। यह आंकड़ा, जिसे अब लाभांश पेआउट रेशियो के रूप में जाना जाता है, ग्राहम के समय से काफी कम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी कर कानून निवेशकों को लाभांश मांगने और कंपनियों को लाभांश का भुगतान करने के लिए हतोत्साहित करता है। 2002 के अंत तक S&P 500 स्टॉक्स इंडेक्स के लिए भुगतान अनुपात 34.1% था। वहीं अप्रैल 2000 में यह 25.3% के अपने सर्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया था। ग्रोथ स्टॉक्स के लिए पूंजीकरण की दरें। औपचारिक मूल्यांकन में प्रतिभूति विश्लेषक के अधिकांश लेखन ग्रोथ स्टॉक की वैल्यूएशन से संबंधित होते हैं। विभिन्न पद्धतियों के अध्ययन से हमने इसे बारीकी से देखा और ग्रोथ स्टॉक्स के मूल्यांकन का एक सहज फार्मूला निकाला, जिससे प्राप्त आंकड़े काफी हद तक अधिक परिष्कृत गणितीय पद्धति से प्राप्त परिणामों के नजदीक थे। हमारा फार्मूला है वैल्यू इक्वल टू वर्तमान साधारण आय गुने होल 8.5 प्लस अनुमानित वार्षिक ग्रोथ रेट का दोगुना। ग्रोथ के आंकड़े वे होने चाहिए जिनके अगले 10 वर्षों में होने की उम्मीद हो। टेबल 11-4 में हमने दिखाया है कि हमारा फार्मूला किस तरह विभिन्न अनुमानित ग्रोथ पर काम करता है।
विपरीत गणना करना और वर्तमान बाजार भाव में ग्रोथ रेट की प्रत्याशा निर्धारित करना आसान है। यदि हम मान लें कि हमारा फार्मूला सही है, अपने पिछले संस्करण में हमने DJIA और 6 महत्वपूर्ण स्टॉक इशू के लिए गणनाएं की थी। ये आंकड़े टेबल 11-5 में पुनः पेश किए गए हैं। हमने उस समय यह टिप्पणी की थी, जेरॉक्स की अंतर्निहित 32.4% और जनरल मोटर्स की 2.8% की अत्यधिक मामूली वार्षिक वृद्धि दर के बीच का अंतर निश्चित ही अद्भुत है। एक अंश में स्टॉक मार्केट की इस अनुभूति को समझना सहज था कि जनरल मोटर्स की 1963 की आय, जो किसी भी कॉरपोरेशन में इतिहास में सबसे बड़ी थी, को काफी कठिनाई से कायम रखा जा सकता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा औसत वृद्धि ही हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जेरॉक्स के प्राइस अर्निंग रेशियो में स्पेकुलेटिव उत्साह के अति विशिष्ट लक्षण थे, क्योंकि उस कंपनी की उपलब्धियां बड़ी थी और शायद इसलिए संभावनाएं भी अधिक थी। DJIA की 5.1% की अंतर्निर्मित या अनुमानित ग्रोथ रेट में 1951 से 1953 और 1961 से 1963 के बीच तुलना करने पर वास्तविक वार्षिक वृद्धि 3.4% संयुक्त थी। इसके साथ ही हम चेतावनी भी देना चाहेंगे, अपेक्षित हाई ग्रोथ स्टॉक्स का कम स्तर पर मूल्यांकन करना आवश्यक है। अगर हम ये मान रहे हो कि इस ग्रोथ रेट को वास्तव में हासिल किया जा सकेगा, गणित के अनुसार अगर कोई कंपनी भविष्य में 8% या अधिक की अनुमानित वृद्धि दर से अनिश्चित काल तक बढ़ती है, तो इसका मूल्य असीमित ही होगा और इसके शेयर के भुगतान के लिए कोई भी भाव अधिक नहीं होगा। इन मामलों में मूल्य निकालने वाला वास्तव में अपना गणना में मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा मार्जिन की अवश्य शामिल करेगा, वैसे ही जैसे कोई इंजीनियर अपने निर्माण का खाका बनाने में करता है। इस आधार पर यह खरीद अपना नियत उद्देश्य हासिल कर सकेगी। 1963 में भावी कुल रिटर्न 7.5% प्रति वर्ष, तब भी यदि ग्रोथ रेट वास्तव में उससे काफी कम रहे जो फार्मूला में अनुमानित की गई है। निश्चित ही यदि यह दर वास्तव में हासिल हो सके तो निवेशक को अच्छा अतिरिक्त रिटर्न पाना सुनिश्चित हो सकेगा। वस्तुतः हाई ग्रोथ कंपनी का मूल्य निकालने का कोई तरीका नहीं है। मान लीजिए 8% से अधिक की वार्षिक अनुमानित दर सहित, जिसमें विश्लेषक वर्तमान आय के शुद्ध गुणक तथा भविष्य की आय के अनुमानित गुणक दोनों के वास्तविक अनुमान लगा सके। जैसा कि जेरॉक्स और IBM की वास्तविक ग्रोथ हमारे फार्मूले की हाई रेट के बहुत निकट साबित हुई। जैसा कि बताया गया है, इस शानदार प्रदर्शन ने अनिवार्य रूप से दोनों ही इशू के भावों में बड़ी वृद्धि उत्पन्न कर दी। DJIA की वृद्धि भी 1963 के बाद बंद बाजार भाव के आधार पर किए गए अनुमान के अनुसार ही था, लेकिन जेरॉक्स और IBM की 5% की औसत दर में गणितीय दुविधा शामिल नहीं थी। ज्ञात हुआ कि 1970 के अंत में 23% की भाव वृद्धि और प्राप्त कुल लाभांश रिटर्न में 28% की वृद्धि हमारे फार्मूले में दर्शाए 7.5% के वार्षिक कुल लाभ से बहुत दूर नहीं है। अन्य 4 कंपनियों के मामले में यह कहना पर्याप्त होगा कि उनमें वृद्धि 1963 के लिए लक्षित उम्मीद के बराबर नहीं रही और उनके लिए मांगा गया भाव DJIA जितने बढ़ने में विफल रहा। चेतावनी, यह सामग्री केवल उदाहरण के उद्देश्य तथा अध्ययन की गई अधिकांश कंपनियों के भविष्य की ग्रोथ रेट में प्रतिभूति विश्लेषण की अपरिहार्य आवश्यकता के आशय से दी गई है। पाठकों को भ्रमों से नहीं सोचना चाहिए कि ये अनुमान इतने विश्वसनीय या इसके विपरीत हैं कि भविष्य के भाव इन्हीं भविष्यवाणियों के अनुसार निकल सकेंगे, क्योंकि ये प्राप्त हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं या निराश भी कर सकते हैं। यहाँ हम उल्लेख करना चाहते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक या कम से कम तार्किक विश्वसनीय शेयर आकलन जो अनुमानित भावी परिणामों पर आधारित हो, उसमें भविष्य की ब्याज दरों का भी ध्यान रखना जरूरी होगा। यदि हम कम ब्याज ढांचे की अपेक्षा इसे अधिक मान लेते हैं तो अपेक्षित आय या लाभांश की दी गई अनुसूची का वर्तमान मूल्य कम होगा। ग्राहम कोट्स, ऐसा क्यों है? द रूल ऑफ 72 के अनुसार 10% ब्याज पर दी गई राशि केवल 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वही 7% ब्याज पर यह राशि 10 वर्षों से थोड़ा अधिक समय में दोगुनी हो जाती है। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो भविष्य में किसी दिए गए मूल्य तक पहुंचने के लिए आपको आज कम राशि अलग रखनी होगी, क्योंकि उच्च ब्याज दरें आपकी राशि को अधिक तीव्र दर से बढ़ने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रकार आज ब्याज दरों में वृद्धि भविष्य में होने वाली कमाई या लाभांश को कम मूल्यवान बनाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड में निवेश का विकल्प अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाता है। क्लोज। ऐसे विश्वसनीय अनुमान लगाना किसी सीमा तक हमेशा
कठिन होता है तथा दीर्घावधिक ब्याज दरों में हालिया प्रचंड उतार चढ़ाव से इस तरह के पूर्वानुमान लगाना लगभग दुस्साहस होगा। अतः हम अपने उपरोक्त पुराने फार्मूले पर सीमित रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई भी नया फार्मूला अधिक स्वीकार नहीं लगता है। औद्योगिक विश्लेषण, क्योंकि संस्थान की आम संभावनाएं बाजार भाव निर्धारण में अहम वजन रखती हैं, तो प्रतिभूति विश्लेषक के लिए स्वाभाविक ही है कि वह उद्योग तथा उद्योग में कंपनी विशेष की आर्थिक स्थिति पर ज्यादा ध्यान दे। इस तरह के अध्ययन में असीमित विवरण शामिल किए जा सकते हैं। कई बार वे इतने उत्पादक होते हैं कि अहम पहलुओं के बारे में मूल्यवान जानकारी देते हैं जो भविष्य में होने वाले हो और जिनका वर्तमान बाजार में अपर्याप्त मूल्यांकन किया जाता हो। जब इस तरह का निष्कर्ष काफी विश्वास के साथ निकाला जाता है तो ये निवेश निर्णयों का ठोस आधार बन सकता है। हमारा अपना अवलोकन हालांकि हमें निवेशकों को उपलब्ध कराए जाने वाले अधिकांश औद्योगिक अध्ययनों के व्यवहारिक मूल्य को कम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे निर्मित सामग्री आमतौर पर इस तरह की होती है जिससे जनता पहले ही काफी हद तक परिचित होती है और बाजार में भाव मांग पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पहले ही लगाया जा चुका होता है। किसी व्यक्ति को ऐसे ब्रोकरेज हाउस शायद ही मिल पाए जो विश्वसनीय तथ्य सारणी द्वारा संकेत कर सके कि एक लोकप्रिय उद्योग पतन की ओर है और एक अलोकप्रिय उद्योग समृद्ध होने वाला है। वॉल स्ट्रीट का दीर्घावधिक भविष्य का दृष्टिकोण कुख्यात रूप से भूल करने वाला है और ये अनिवार्य रूप से इसकी जांच के उस महत्वपूर्ण हिस्से पर लागू होता है जो विभिन्न उद्योगों के मुनाफों के पूर्व अनुमान की ओर निर्देशित होता है। हालांकि हमें स्वीकार करना चाहिए कि हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी का तीव्र और व्यापक विकास प्रतिभूति विश्लेषक के रवैये और श्रम पर बड़ा प्रभाव डाले बिना नहीं हुआ है। अतीत से कहीं बढ़कर किसी पारंपरिक कंपनी के आने वाले वर्षों में प्रगति या परावर्तन नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं से संबंधित हो सकता है जिसका अध्ययन और आकलन करने का अवसर विश्लेषक को पहले ही मिल सकता है। इसलिए निसंदेह यह संभावनाओं से भरा क्षेत्र है जिसमें विश्लेषक अपनी जमीनी यात्राओं, शोधकर्ताओं के साक्षात्कार और अपने खुद के गहन तकनीकों विश्लेषकों द्वारा प्रभावशाली कार्य कर सकता है। निवेश निष्कर्षों के साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं जो मुख्य रूप से भविष्य की झलक से प्राप्त होते हैं और जिनके लिए फिलहाल मौजूदा मूल्य का कोई सहारा नहीं होता। फिर संभवतः इतने ही खतरे वास्तविक परिणामों पर आधारित गंभीर गणनाओं द्वारा तय मूल्य सीमा पर निकट से चिपके रहने में भी है। निवेशक ये दोनों तरह से नहीं कर सकता। वह कल्पनाशील रहकर ऐसे बड़े मुनाफे के लिए खेल सकता है जो घटनाओं द्वारा उसके विजन के सही साबित होने का पुरस्कार होंगे, लेकिन इसके साथ ही उसकी गणना में बड़ी या छोटी भूल का जोखिम भी हो सकता है या वह रूढ़िवादी होकर फिलहाल अप्रमाणित संभावनाओं के लिए न्यून प्रीमियम से अधिक का भुगतान करने से इनकार कर दे। लेकिन ऐसा होने पर उसे सुनहरे अवसरों से चूकने के बाद के विचारों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 2 भाग मूल्यांकन प्रक्रिया। चलिए हम पल भर को वापस साधारण शेयर के मूल्य निर्धारण या मूल्यांकन के विचार पर लौटते हैं जिसकी शुरुआत हमने पहले की थी। इस विषय पर अत्यधिक चिंतन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसे फिलहाल स्थापित परिपाटी से काफी अलग तरह से किया जाना चाहिए। हमारा सुझाव है कि विश्लेषक सबसे पहले वो बात करें जिसे पास्ट परफॉर्मेंस वैल्यू कहा जाता है जो पूरी तरह से पिछले रिकॉर्ड पर आधारित होती है। इससे संकेत मिल जाएगा कि कौन सा शेयर शुद्ध मुनाफे का रहेगा या DJIA या S&P कंपोजिटिव का प्रतिशत कैसा रहेगा। यदि यह मान लिया जाए कि इसका पिछला प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से भविष्य में भी अपरिवर्तित रहेगा, ये उस अपेक्षा का संकेत है कि इसका तुलनात्मक ग्रोथ रेट जैसा कि बीते 7 वर्षों में रहा है अगले 7 वर्षों तक भी बिना परिवर्तन जारी रहेगा। ये प्रक्रिया मशीनी रूप से फार्मूला लागू करके की जा सकती है जिसमें मुनाफे, स्थिरता और ग्रोथ के पिछले आंकड़ों तथा मौजूदा वित्तीय स्थिरता पर भी वजन दिया गया हो। विश्लेषण के दूसरे भाग में इस पर विचार करना चाहिए कि केवल पिछले प्रदर्शन पर मूल्य निर्धारण किस सीमा तक होना चाहिए और भविष्य में अनुमानित नए हालात के कारण इसमें कितना बदलाव करना चाहिए। इस प्रक्रिया में कार्य का बंटवारा वरिष्ठ और कनिष्ठ विश्लेषकों के बीच निम्न तरीके से होगा। पहला, वरिष्ठ विश्लेषक वह फार्मूला बनाएगा जिसका उपयोग सभी कंपनियों पर व्यापक रूप से पिछले प्रदर्शन का मूल्य निकालने में किया जाएगा। दूसरा, कनिष्ठ विश्लेषक निर्दिष्ट कंपनियों में ऐसे कारकों को तलाशेगा जो काफी कुछ तकनीकी शैली में होगा। तीसरा, तत्पश्चात वरिष्ठ विश्लेषक ये पहचान करेगा कि कंपनी का प्रदर्शन शुद्ध या तुलनात्मक रूप से किस तरह से पिछले रिकॉर्ड से अलग होने की संभावना है और ऐसे अनुमानित बदलावों को दर्शाने के लिए
मूल्यों में किस तरह के बदलाव किए जाएं। सबसे अच्छा यही है कि वरिष्ठ विश्लेषक की रिपोर्ट में आरंभिक व परिवर्तित दोनों ही मूल्य निर्धारण इस बदलाव का कारण बताते हुए दर्शाए जाएं। क्या ऐसा करने का कोई महत्व होगा? हमारा जवाब हाँ है, लेकिन घटकों पाठकों को इसके लिए हमारा दिया कारण कुछ उलझन भरा लग सकता है। हमें संदेह हो सकता है कि क्या इस तरह निकाला मूल्य किसी पारंपरिक उद्योग की कंपनी, बड़ी हो या छोटी, के मामले में पर्याप्त रूप से विश्वसनीय साबित हो सकता है। इस कार्य में आने वाली समस्याओं के बारे में हम अगले अध्याय में एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका पर चर्चा के दौरान बताएंगे। फिर भी साधारण शेयरों के लिए तो ये कारण ही चाहिए। क्यों? पहला, अनेक प्रतिभूति विश्लेषक वर्तमान में प्रस्तावित मूल्य निर्धारण के लिए बाध्य होते हैं जो उनके रोज का काम का हिस्सा है। हमारे द्वारा प्रस्तावित पद्धति से उनमें सुधार हो सकता है जिनका आज आमतौर पर पालन किया जाता है। दूसरा, क्योंकि इससे उन विश्लेषकों को उपयोगी अनुभव और बोध मिलेगा जो इस पद्धति का पालन करते होंगे। तीसरा, क्योंकि इस तरह के काम से दर्ज अनुभव का बहुमूल्य शरीर मिलेगा, जैसा कि चिकित्सा के मामले में होता रहा है। इससे बेहतर प्रक्रिया तक पहुंचा जा सकेगा और इसकी संभावनाओं और सीमाओं की उपयोगी जानकारी भी मिलेगी। यूटिलिटी शेयर ऐसा अहम क्षेत्र साबित हो सकते हैं जहां ये पद्धति वास्तविक व्यवहारिक मूल्य दर्शा सकती है। अंत में इंटेलिजेंट विश्लेषक अपने को उन समूहों तक सीमित रख सकता है जिनका भविष्य तार्किक पूर्वानुमान योग्य प्रतीत होता हो, या जहां पिछले प्रदर्शन के मूल्य से वर्तमान भाव का मार्जिन सुरक्षा की दृष्टि से इतना बड़ा हो कि वह भाव भी बदलावों पर दाव लगा सके, जैसा उसने पूर्ण सुरक्षित वरिष्ठ प्रतिभूतियों को चुनने में लगाया है। अगले अध्याय में हम विश्लेषण तकनीकों के उपयोग के ठोस उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वे केवल उदाहरण ही है। यदि पाठक को यह विषय दिलचस्प लगे तो इससे पहले कि वह प्रतिभूति के मसले पर खुद को खरीद बिक्री पर अंतिम निर्णय पारित करने योग्य समझे, उसे व्यवस्थित रूप से और पूरी तरह से समझना चाहिए। अध्याय 11 पर टिप्पणी। क्या आप बताएंगे कि मुझे यहाँ से किस राह पर जाना चाहिए? ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। कैट ने कहा, लेविस कैरोल, एलिसिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। भविष्य पर भाव लगाना वो यह किन कारकों से तय होता है कि आप किसी शेयर के लिए कितना भाव देने को तैयार हैं। किन कारणों से एक कंपनी की कीमत 10 गुना तो दूसरे की कीमत 20 गुना तक हो जाती है। आप तर्कसंगत रूप से कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अच्छे दिखते भविष्य के लिए अधिक भाव नहीं दे रहे हैं जो बुरा सपना भी बन सकता है। ग्राहम को लगता है कि ये 5 तत्व निर्णायक है। वे इसे इस तरह सार संक्षिप्त करते हैं: कंपनी की साधारण दीर्घावधिक संभावनाएं, उसके प्रबंधन की गुणवत्ता, उसकी वित्तीय शक्ति और पूंजी संरचना, इसका लाभांश रिकॉर्ड और इसकी वर्तमान लाभांश दर। चलिए इन कारकों पर आज के बाजार के आलोक में विचार करते हैं। दीर्घावधिक संभावनाएं। आज इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की शुरुआत में कम से कम 5 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट या EDGR डेटाबेस से डाउनलोड करनी चाहिए। इसके बाद इन वित्तीय विवरणों का संयोजन करें। ये प्रमाण निकालें जिनसे आपको 2 अधिक महत्वपूर्ण सवालों का जवाब मिल सके। कंपनी किस कारण तरक्की कर रही है, इसका मुनाफा कहां से आता है और कहां से जाएगा, इनमें इन समस्याओं का ध्यान रखना होगा। कंपनी सीरियल एक्सपायरर हो, वर्ष में औसतन 1 या 2 से अधिक अधिग्रहण संभावित समस्या का संकेत है। आखिरकार कंपनी अगर अपने में निवेश करने की जगह अन्य कारोबारों के शेयर खरीद रही है तो क्या आपको इसे इशारा मानते हुए कहीं और तलाश नहीं करनी चाहिए? कंपनी के बतौर अधिग्रहणकर्ता रिकॉर्ड की भी जांच करें। इसमें कॉर्पोरेट बुलिमिक्स को तलाशें। वे फर्में जो बड़े अधिग्रहण घटकती हैं केवल अंत में वापस बाहर वमन के लिए। ल्यूसेंट, मैटेल, क्वेकर ओट्स और टाइको इंटरनेशनल उन कंपनियों में से है जिन्हें बीमार कर देने वाले नुकसान पर कंपनियों का अधिग्रहण उगलना पड़ा। अन्य फर्में पुराना राइट ऑफ करती हैं या उनके खाते साबित करते हैं कि उन्होंने अतीत के अधिग्रहण में ज्यादा भुगतान किया था। यह भावी सौदों के लिए अशुभ शकुन है। दूसरा, कंपनी ओपीएम की आदी है। वो अदर पीपल्स मनी, अन्य लोगों के धन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ऋण लेती है और शेयर बेचती है। ओपीएम के इस वसा सम्मिश्रण पर वार्षिक रिपोर्ट में नगद प्रवाह स्टेटमेंट में वित्तीय गतिविधियों से नगद का लेबल लगा होता है। एक बीमार कंपनी को भी तरक्की करता दिखा सकती है, भले ही उसके मुख्य कारोबार से पर्याप्त नगद उत्पन्न नहीं हो रहा हो।
जैसा ही कुछ ही समय पूर्व ग्लोबल क्रॉसिंग और वर्ल्डकॉम ने दिखाया था। ग्राहम कोट्स, आपको कम से कम 1 साल की तिमाही रिपोर्ट फॉर्म 10 के ऊपर भी प्राप्त करनी चाहिए। परिभाषा के अनुसार हम मानकर चल रहे हैं कि आप एक उद्यमशील निवेशक हैं जो अपने पोर्टफोलियो के लिए काफी प्रयास करने के लिए इच्छुक हैं। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि इस अध्याय में दिए गए अनुदेशों का अनुसरण करना बहुत मेहनत का कार्य है, तब आपका स्वभाव अपना स्टॉक समय चुनने के लिए उपयुक्त नहीं है। जब तक आप हमारे द्वारा वर्णित किए गए प्रयासों में नहीं लगते हैं, तब तक आप विश्वासपूर्वक मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आमतौर पर आप अधिग्रहणों के संबंध में विवरण फॉर्म के मैनेजमेंट्स डिस्कशन एंड एनालिसिस खंड में प्राप्त कर सकते हैं। आप इसे वित्तीय विवरणों के फुटनोट्स में अवश्य क्रॉस चेक करें। सीरियल एक्सपायर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्ययन 12 पर टिप्पणी करें। ये जानने के लिए क्या कोई कंपनी ओपीएम ऑडिट है? वित्तीय विवरणों में कैश फ्लो का विवरण पढ़ें। क्लोज। एक कंपनी जॉनी वन नोट अपने अधिकांश कमाई के लिए केवल एक या मुट्ठी भर ग्राहक पर निर्भर रहती है। अक्टूबर 1999 में फाइबर ऑप्टिक निर्माता साइकामोर नेटवर्क्स इंक ने पहली बार जनता को शेयर बेचे। इनके प्रोस्पेक्टस में खुलासा था कि एक ग्राहक विलियम कम्युनिकेशन की साइकामोर के कुल रेवेन्यू का 11 मिलियन में 100% की हिस्सेदारी थी। ट्रेडर्स ने सहर्ष साइकामोर के शेयरों का $15 बिलियन का मूल्य लगाया। दुर्भाग्य से सिर्फ 2 साल बाद विलियम्स कंपनी दिवालिया हो गई। हालांकि साइकामोर को अन्य ग्राहक मिल गए थे, फिर भी 2000 और 2002 में उन्हें अपने शेयरों में 97% नुकसान हुआ। जब आप तरक्की और मुनाफे के स्रोत का अध्ययन करेंगे तो इसमें सकारात्मकता के साथ ही नकारात्मकता को भी तलाशें। इनमें अच्छे संकेत हैं। कंपनी का मोड किसी स्थान को सुरक्षित रखने के लिए उसके इर्द गिर्द बनाई गई एक गहरी और थोड़ी खाई को खंदक कहते हैं। विस्तारित है या उसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है। किलो की तरह कुछ कंपनियों पर उन्हें लूटने वाले प्रतिस्पर्धी आसानी से धावा बोल सकते हैं, जबकि अन्य लगभग अभेद होती हैं। कुछ शक्तियों से कंपनी मोड को विस्तारित करती है। मजबूत बॉन्ड पहचान हार्ले डेविडसन पर विचार करें, जिसके ग्राहक कंपनी का लोगो अपने शरीर पर गुदवाते हैं। बाजार में एकाधिकार या लगभग एकाधिकार पैमाने की अर्थव्यवस्था या बड़ी मात्रा में सामग्री या सेवा को सस्ते में उपलब्ध करवाने की क्षमता। जिलेट को याद करें, जिसने कई बिलियन बिलियर्स निकाले। विशिष्ट अमूर्त अस्थि जैसे कोका कोला, जिसके स्वादिष्ट सिरप के गोपनीय फार्मूले का वास्तव में कोई मूल्य नहीं, लेकिन ग्राहक के लिए यह अनमोल है। विकल्प प्रतिरोधक अधिकांश कारोबारों में विद्युत का कोई विकल्प नहीं है, अतः सार्वजनिक उपयोग कंपनियों का हाल फिलहाल में स्थान कोई नहीं ले सकता। ग्राहम कोट्स, ये पृष्ठ कंपनी के नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को परिचालन गतिविधियां, निवेश गतिविधियों और वित्तीय गतिविधियों में विभाजित करता है। यदि परिचालन गतिविधियों से नकदी लगातार नकारात्मक है और वित्तीय गतिविधियों से नकदी लगातार सकारात्मक है, तो इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी को अपने समय के व्यवसायों से अर्जित होने वाली नकदी की तुलना में अधिक नकदी की चाहत रखने की आदत हो गई है और आपको इस आदतन दुष्प्रयोग के इन्वेलर्स यानी संभव कराने वाले लोगों के साथ शामिल नहीं होना चाहिए। ग्लोबल क्रॉसिंग पर अधिक जानकारी के लिए अध्याय 12 पर टिप्पणी देखें। वर्ल्डकॉम पर अधिक जानकारी के लिए अध्याय 6 पर टिप्पणी के साइड बार देखें। मोड्स पर अधिक जानकारी के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर की क्लासिक किताब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी देखें। क्लोज। कंपनी मैराथन धावक होती है, ना कि तेज धावक। आय विवरण पर पुनः दृष्टि डालने पर आप देख सकते हैं कि क्या बीते 10 वर्षों में रेवेन्यू और कुल आय में सतत और स्थिर वृद्धि हुई है या नहीं। फाइनेंशियल एनालिस्ट जनरल के हालिया लेख ने अन्य अध्ययनों और अनेक निवेशकों के दुखद अनुभवों की पुष्टि करते हुए दर्शाया है कि सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनियां ही सबसे पहले थकती और समाप्त होती हैं। यदि आय कर पूर्व 10% की दीर्घाधिक दर से बढ़ रही हो या 6% से 7% कर पश्चात, तो यह सतत रह सकती है। लेकिन बहुत सी कंपनियां अपने लिए 15% की वृद्धि बाधा तय करती हैं। वो भरमी है और अधिक दर होने या 1 अथवा 2 वर्षों में तरक्की में अचानक विस्फोट से इसका धुंधलाना निश्चित हो जाता है। बिल्कुल उस अनुभवहीन मैराथन धावक की तरह जो पूरी दौड़ में इस तरह प्रयास करता है जैसे ये 100 मीटर की दौड़ हो।
कंपनी जो बोती है वही काटती है, फिर चाहे उसका उत्पाद कितना भी बढ़िया या ब्रांड कितना ही शक्तिशाली हो, कंपनी को नया कारोबार स्थापित करने के लिए धन खर्च करना ही पड़ता है। अनुसंधान और विकास पर व्यय भले ही आज तरक्की का स्रोत नहीं है, लेकिन कल हो सकता है, खासकर यदि किसी फर्म का नए विचारों और उपकरणों के साथ अपने कारोबार के कायाकल्प का प्रमाणित रिकॉर्ड हो। अनुसंधान और विकास का औसत बजट उद्योगों और कंपनियों में भिन्न होता है। 2002 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने अपनी कुल बिक्री का लगभग 4% अनुसंधान व विकास पर खर्च किया। वहीं 3M ने 6.5% और जॉनसन एंड जॉनसन ने 10.9% खर्च किया। लंबे समय में जो कंपनी अनुसंधान व विकास पर कुछ खर्च नहीं करती, वो भी कम से कम उतनी ही असुरक्षित होती है जितनी वो जो काफी अधिक खर्च करती है। प्रबंधन की गुणवत्ता और आचरण। कंपनी के अधिकारियों को बताना चाहिए कि वे क्या करेंगे और फिर वे करें जो उन्होंने कहा है। पिछली वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें और देखें कि मैनेजरों ने क्या पूर्वानुमान लगाए थे और वे सही हुए या नहीं। मैनेजरों को हर पखवाड़े अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बजाय इसके कि अर्थव्यवस्था, अनिश्चितता या कमजोर मांग जैसे हमेशा के बहानों को दोष दें। जांच करें कि क्या चेयरमैन के पत्र का स्वर और सार एक जैसा रहता है या वॉल स्ट्रीट की ताजा कल्पनाओं पर अस्थिर हो जाता है। इसमें 1999 जैसे तेजी के वर्षों पर खास तौर पर ध्यान दें। क्या सीमेंट या अंडरवियर कंपनी के अधिकारियों ने अचानक घोषणा की थी कि हम परिवर्तनकारी सॉफ्टवेयर क्रांति में सबसे आगे हैं? इन सवालों से आपको ये जानने में मदद मिलेगी कि क्या कंपनी को चलाने वाले लोग उन्हीं लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं जो कंपनी के मालिक हैं। क्या वे नंबर 1 होना चाहते हैं? एक कंपनी जो अपने CEO को $100 मिलियन प्रति वर्ष देती हो, तो उसके पास इसका अच्छा कारण होना चाहिए। संभव है उसने सदा युवा रहने का रहस्य खोजा और पेटेंट करवा लिया हो, या अल डोराडो तलाश लिया हो और उसे $1 प्रति एकड़ पर खरीद रखा हो, या किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों से संपर्क कर मोल तोल द्वारा परग्रहियों की सारी सामग्री पृथ्वी की केवल एक कंपनी से खरीदने का अनुबंध कर लिया हो। अन्यथा इस तरह की अशिष्ट मोटा वेतन बताता है कि यह फर्म मैनेजरों द्वारा मैनेजरों के लिए चलाई जा रही है। यदि कोई कंपनी अपने शेयर ऑप्शन में अंदर के लोगों के लिए अलग भाव लगाए या री इशू या एक्सचेंज, तो उससे दूर रहे। इस बदलाव में कंपनी कर्मचारियों और अधिकारियों के वर्तमान शेयर और पारंपरिक रूप से निरर्थक ऑप्शन को निरस्त कर सकती है और इन्हें नए अधिक भाव वाले में बदल सकती है। यदि इनका मूल्य शून्य नहीं होगा तो उनका संभावित मुनाफा हमेशा अनंत है। यदि इनका मूल्य शून्य नहीं होगा तो ये ऑप्शन कॉर्पोरेट अस्तियों के अच्छे प्रबंधन को प्रोत्साहन कैसे देंगे? हर स्थापित कंपनी जो ऑप्शन का भाव बदले, जैसा कि दर्जनों हाईटेक फर्मों ने किया है, कलंक का कारण है। और किसी भी निवेशक के लिए ऐसी कंपनियों में शेयर खरीदना वैसे ही जैसे भेड़ अपने बाल उतारने की गुहार करें। वार्षिक रिपोर्ट में शेयर विकल्पों से संबंधित अनिवार्य फुटनोट को पढ़कर आप देख सकते हैं कि उनका ऑप्शन ओवरहैंग कितना बड़ा है। उदाहरण के लिए AOL टाइम वार्नर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में पहले उल्लेख किया है कि 31 दिसंबर 2002 को उसके 4.5 बिलियन साधारण शेयर आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन रिपोर्ट के भीतरी भाग में फुटनोट में खुलासा था कि कंपनी ने 667 मिलियन के अधिक शेयर ऑप्शन जारी किए हैं। तो AOL की भावी आय का बंटवारा 15% अधिक शेयरों के बीच होगा। आपको किसी भी कंपनी के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाते समय उसके स्टॉक ऑप्शन में नए शेयरों के संभावित प्रवाह को भी कारक बनाना चाहिए। फॉर्म 4 डेटाबेस के माध्यम पर उपलब्ध है। जेसस ज्वाइन AOL टाइम वार्नर के कर्मचारी है और उनके पास कंपनी में स्टॉक ऑप्शन है। स्टॉक ऑप्शन कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अधिक जानने के लिए अध्याय 19 पर टिप्पणी देखें। फर्म के वरिष्ठ अधिकारी और डायरेक्टर शेयरों को बेचे या खरीद रहे हैं। भीतर के व्यक्ति के लिए शेयर बेचने के वैध कारण हो सकते हैं: विविधीकरण, बड़ा घर लेना, तलाक में क्षतिपूर्ति। लेकिन लगातार बड़ी बिक्री करना खतरे का संकेत है। वो मैनेजर कभी आपका वैध भागीदार नहीं हो सकता जो तब लगातार बेच रहा हो जब आप खरीद रहे हों। वे मैनेजर है या प्रमोटर। अधिकारियों को अपना ज्यादातर समय निजी रूप से अपनी कंपनी के प्रबंधन में लगाना चाहिए, निवेश करने वाली जनता में इसे प्रचलित करने में नहीं। अक्सर CEO की शिकायत करते हैं कि उनके शेयर अंडर वैल्यू ही रहते हैं, भले ही वे कितने भी उच्च पर हों।
वे ग्राहम की सलाह को भूल जाते हैं कि मैनेजरों को यही प्रयास करते रहना चाहिए कि उनके शेयर का भाव ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा बढ़े। इस बीच सभी ज़्यादातर मुख्य वित्तीय अधिकारी कंपनी के तिमाही मुनाफे पर आय निर्देशन या अटकलबाजी करते रहते हैं और कुछ प्रचार बयानवीर फर्में लगातार प्रेस रिलीज देती रहती है जिनमें वे अस्थायी नगण्य या काल्पनिक अवसरों का ढिंढोरा पीटती रहती हैं। कुछ कंपनियां जिनमें कोका कोला, जिलेट और यूएस इंटरैक्टिव शामिल हैं, ने वॉल स्ट्रीट की लघु अवधिक सोच के लिए बस इनकार करना शुरू कर दिया है। ये कुछ साहसी संगठन अपने वर्तमान बजट और दीर्घावधिक योजनाओं से संबंधित अधिक विवरण उपलब्ध करवा रहे हैं, जबकि वे इस अनुमान से इनकार करते हैं कि अगले 90 दिनों में क्या हो सकता है। कंपनी अपने शेयरधारकों से खुलकर और स्पष्ट रूप से कैसे संवाद कर सकती है, इसके मॉडल के लिए ईजी डेटाबेस पर जाएं और ये वहां एक्सपेडाइटर्स इंटरनेशनल ऑफ वाशिंगटन द्वारा निर्मित 8 के फाइलिंग को देखें, जो समय समय पर अपने शेयरधारकों के साथ शानदार सवाल जवाब संवादों को जारी करते रहते हैं। अंत में पूछे कि क्या कंपनी की लेखा गतिविधियां इस तरह बनाई गई हैं कि वे अपने वित्तीय परिणामों को पारदर्शी रखते हैं या अस्पष्ट। क्या गैर आवर्ती चार्ज आवर्ती रखे जा रहे हैं। असाधारण चीजें इतनी आम हो गई हैं कि ये साधारण लगने लगी हैं। EBITDA जैसे नाम संक्षेप कुल पर प्राथमिक हो जाते हैं या प्रो फार्मा आय का उपयोग वास्तविक हानि को ढकने में होता है। तो आप ऐसी फर्म को देख रहे हैं जिसने अभी यह नहीं सीखा है कि अपने शेयरधारकों के दीर्घावधिक हितों के पहले कैसे रखना है। वित्तीय शक्ति और पूंजी संरचना। किसी भी कारोबार की सबसे बुनियादी संभावित परिभाषा यह है कि यह उससे अधिक नकद उत्पन्न करे जितना इसका खर्च है। अच्छे मैनेजर इस नकद के अधिक उत्पादक उपयोग का तरीका तलाशते रहे। दीर्घावधि में इस परिभाषा पर खरी उतरने वाली कंपनियों का मूल्य बढ़ना सुनिश्चित है, भले शेयर बाजार में जो कुछ भी हो। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में नकद प्रवाह विवरण में से पढ़ना आरंभ करें। देखें क्या परिचालन से नकद बीते 10 वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ें। वॉरेन बफेट ने ओनर्स अर्निंग्स या शुद्ध आय प्लस ऋण परिशोधन और मूल्य पतन घटा सामान्य पूंजी व्यय की अवधारणा को लोकप्रिय किया है। जैसा कि डेविस सिलेक्टेड एडवाइजर के पोर्टफोलियो मैनेजर क्रिस्टोफर डेविस इसे इस तरह कहते हैं, यदि आप इस कारोबार के 100% मालिक हो तो वर्ष के अंत में आपकी जेब में कितनी नकद होगा, क्योंकि इसमें लेखा प्रविष्टियां जैसे ऋण परिशोधन और मूल्य पतन के लिए समायोजन किया जाता है, जिससे कंपनी की नकद बैलेंस प्रभावित नहीं होता। मालिक की आय घोषित शुद्ध आय से बेहतर पैमाना हो सकती है। मालिक की आय की परिभाषा को परिष्कृत करने के लिए आप घोषित शुद्ध आय में से ये घटा भी दे सकते हैं। पहला, स्टॉक ऑप्शन की अनुमति देने वाले कोई भी शुल्क जो आय को मौजूदा शेयरधारक से अंदर वाले नए मालिक के पास पहुंचा दे। दूसरा, कोई भी असामान्य गैर आवर्ती या असाधारण चार्ज। तीसरा, कोई भी आय जो कंपनी के पेंशन फंड से हुई है। यदि मालिक को अर्निंग प्रति शेयर बीते 10 वर्षों में 6% से 7% की स्थिर औसत से बढ़ती रहे तो कंपनी अस्थायी रूप से नकद उत्पन्न कर रही है और इसकी तरक्की की संभावना अच्छी है। इसके बाद कंपनी की पूंजी संरचना को देखें। बैलेंस शीट में देखें कि कंपनी पर कितना कर्ज प्रीफर्ड स्टॉक सहित है। आमतौर पर दीर्घावधिक ऋण कुल पूंजी के 50% से कम होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट्स में बताया होता है कि यह दीर्घावधिक ऋण अस्थायी दर स्थिर ब्याज भुगतान सहित पर है या परिवर्तनशील जिसमें भुगतान बदलता रहता है और ब्याज दरें बढ़ने पर यह अधिक हो सकता है। वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा या विवरण देखें जिसमें रेशियो ऑफ अर्निंग्स टू फिक्स चार्जेस दिखाया गया है। Amazon.com की 2002 की वार्षिक रिपोर्ट के इस खुलासे में दिखाया गया था कि अमेजन की आय उसकी ब्याज लागत को कवर करने से $115 मिलियन कम थी। भविष्य में अमेजन को अपने परिचालन से या तो अच्छी कमाई करनी होगी या उसे कम दर पर धन ऋण पर लेने का रास्ता तलाशना होगा। अन्यथा अंत में कंपनी का स्वामित्व उसके शेयरधारकों के पास नहीं बल्कि उसके बॉन्डधारक के पास पहुंच जाएगा, जो उन्हें मिलने वाले ब्याज भुगतान को सुरक्षित करने के लिए कोई और रास्ता ना होने पर अमेजन की अस्थियां पर दावा कर सकते हैं। स्पष्ट कर दें कि अमेजन का रेशियो ऑफ अर्निंग टू फिक्स चार्जेज 2002 में बीते 2 वर्षों से कहीं अधिक बेहतर था, जब उनकी आय ऋण भुगतान की पूर्ति से $1.1 बिलियन कम थी। लाभांश और स्टॉक पॉलिसी पर कुछ शब्द अधिक के लिए कृपया अध्याय 19 देखें। पहला, यह साबित करने का भार कंपनी पर होता है कि यदि वो लाभांश भुगतान नहीं कर सकती तो भी आपको नुकसान नहीं होगा।
यदि कंपनी का प्रदर्शन अच्छे व बुरे बाजारों में सतत रूप से अच्छा रहा है तो साफ है कि मैनेजर नकदी का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं। यदि कारोबार मंदा हो रहा है या शेयर अपने प्रतिस्पर्धियों से कम प्रदर्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि मैनेजर और डायरेक्टर्स लाभांश भुगतान से इनकार करके धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरा, कंपनियां जो अपने शेयरों को बार बार स्प्लिट करती रहती हैं और स्प्लिट का प्रेस रिलीज में जमकर प्रचार करती हैं, अपने निवेशकों को मूर्ख समझती हैं। जैसे योगी बेरा जो अपना पिज्जा 4 भागों में कटवाना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि मैं 8 खा सकूंगा। स्टॉक स्प्लिट को पसंद करने वाले शेयरधारक ये समझने में चूक जाते हैं। $50 के शेयर के 2 हिस्सों की कीमत $100 के एक शेयर से अधिक नहीं होती। जो मैनेजर अपने शेयर को बढ़ाने के लिए स्प्लिट का उपयोग करते हैं, वे निवेश करने वाली जनता के बुरे विचारों को हवा देते हैं और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस तरह से कुत्सित हेरफेर करने वालों को अपना धन देने के पूर्व 2 बार सोचेंगे। तीसरा, कंपनियों को अपने शेयरों को तब वापस खरीदना चाहिए जब वे सस्ते हो, न कि तब जब वे शीर्ष पर या उसके निकट हो। दुर्भाग्य से आजकल ये आम बात है कि कंपनियां अपने शेयरों को तब वापस खरीदती हैं जब वे ओवर प्राइस होती हैं। कंपनी की नकदी का इससे ज्यादा तिरस्कारपूर्ण अपव्यय नहीं हो सकता, क्योंकि इस चाल का वास्तविक उद्देश्य शीर्ष अधिकारियों के मल्टी मिलियन डॉलर के वेतन जुटाने के लिए खुद अपने शेयर विकल्पों को शेयरधारकों के मूल्यवर्धन के नाम पर बेचना होता है। बल्कि ऐसे अनेक वास्तविक प्रमाण हैं जो बताते हैं कि शेयरधारकों के मूल्यवर्धन की बात करने वाले मैनेजर शायद ही कभी ऐसा करते हों। निवेश में भी जीवन की तरह ही अंतिम विजय आमतौर पर काम करने वालों की होती है, न कि बातें करने वालों की। अध्याय 12 का टाइटल है प्रति शेयर आय में ध्यान देने योग्य चीजें। इस अध्याय की शुरुआत निवेशकों के लिए 2 सलाह से करते हैं जो क्रियान्वयन में विरोधाभासी होने से बच नहीं सकती। पहली, केवल 1 वर्ष की आय को गंभीरता से न लें। दूसरी, यदि आपका ध्यान लघु अवधिक आय पर केंद्रित हो तो प्रति शेयर आंकड़ों में छिपे खतरों को तलाशें। यदि हमारी पहली चेतावनी का सख्ती से पालन हो तो दूसरी अनावश्यक हो जाती है। लेकिन ये उम्मीद करना बहुत कुछ ज्यादा ही होगा कि अधिकांश शेयरधारक अपने सभी साधारण शेयर फैसलों को दीर्घावधिक रिकॉर्ड और दीर्घावधिक संभावनाओं से जोड़कर देख सकते हैं। तिमाही आंकड़े और विशेष रूप से वार्षिक आंकड़े वित्तीय क्षेत्र में सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करते हैं और इस तरह जोर देने से निवेशक की सोच पर बड़ा प्रभाव होता है और उसे इस क्षेत्र में शिक्षित होना होगा, क्योंकि इससे काफी भ्रम होने की संभावना होती है। जब यह अध्याय लिखा जा रहा था तब 1970 के लिए एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका की अर्निंग्स रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी थी। पहले आंकड़े दिखाते हैं। CRI 1970 $5.20, 1969 में $5.58। विशेष प्रचार से पहले प्राइमरी अर्निंग्स को संदर्भित करने के लिए फुटनोट की शुरुआत में थोड़ा समझाया गया है। इसमें और भी बहुत सी फुटनोट सामग्री है, बल्कि इसने मूल आंकड़ों से भी दोगुना अधिक स्थान लिया है। सिर्फ दिसंबर की तिमाही में ही अर्निंग प्रति शेयर 1969 से के $1.56 के मुकाबले 1970 में 1.58 थी। निवेशक या स्पेकुलेटर जो ALCO शेयरों में रुचि रखता है और इन आंकड़ों को पढ़ता है, वो अपने से कह सकता है बुरा नहीं है। मैं जानता हूं कि 1970 एल्युमिनियम में मंदी का वर्ष था, लेकिन चौथी तिमाही में 1969 के मुकाबले वृद्धि हुई, जिसमें $6.32 प्रति वर्ष की दर से आय हुई। चलिए देखते हैं शेयर 62 पर बिक रहा है, क्यों ये कमाई के 10 गुना से भी कम है। ये इंटरनेशनल निकल आदि के लिए दी जाने वाली 16 गुना कीमत की तुलना में काफी सस्ता दिखता है। यदि हमारे निवेशक स्पेकुलेटर मित्र फुटनोट में दी सारी सामग्री पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि 1970 में अर्निंग्स प्रति शेयर में एक आंकड़ा होने की जगह वास्तव में 4 थे, अर्थात प्राथमिक आय 1970 में $5.20, 1969 में $5.98। शुद्ध आय विशिष्ट प्रभार पश्चात $4.32, 1969 में $5.58। पूर्व विलयन विशिष्ट प्रभार पूर्व 5.01, 5.35। पूर्व विलयन विशिष्ट प्रभार पश्चात 4.19, 5.35। सिर्फ चौथी तिमाही के लिए ही केवल 2 आंकड़े दिए गए हैं। प्राथमिक आय, शुद्ध आय $0.70, 1.56। इस अतिरिक्त आय का क्या मतलब है? वर्ष तथा दिसंबर तिमाही के लिए कौन सी आय वास्तविक आय है? यदि दिसंबर तिमाही में 70 सेंट है विशेष प्रभार पश्चात शुद्ध आय, तो वार्षिक दर $6.32 की जगह $2.80 होगी तथा 62 का भाव 22 गुना आय होगी।
बजाय 10 गुना, जिससे हमने शुरुआत की थी। सवाल के एक हिस्से यानी ALCOA की वास्तविक आय का जवाब आसानी से दिया जा सकता है। $5.20 से $5.01 तक कम होना वास्तव में जरूरी था, जिससे विलयन के प्रभाव को अनुमति मिले। ALCOA का बड़ा बॉन्ड इशू साधारण शेयरों में परिवर्तनीय है। साधारण शेयरों में आय शक्ति की गणना के लिए, जो 1970 के परिणामों पर आधारित है, ये माना जा सकता है कि यदि बॉन्ड धारकों को ऐसा करने में लाभ दिखता हो तो वे परिवर्तन विशेषाधिकार को अवश्य प्रयोग करेंगे। ALCOA की तस्वीर में जो राशि शामिल थी वो तुलनात्मक रूप से कम थी और उस पर विस्तृत टिप्पणी की शायद ही जरूरत हो, लेकिन दूसरे मामलों में परिवर्तन अधिकार और शेयर खरीद वारंट के अस्तित्व से प्रत्यक्ष आय आधी या उससे भी ज्यादा घट सकती है। पुस्तक में हमने वास्तव में महत्वपूर्ण विलयन कारक का उदाहरण दिया है। वित्तीय सेवाएं अपने विलयन कारण की गणना के बारे में अपनी रिपोर्टों और विश्लेषणों में हमेशा जिक्र नहीं करती। चलिए अब हम विशेष प्रभार को देखते हैं। ये 18 का इधर से कहता 1,88,00,000 या 88 सेंट प्रति शेयर का आंकड़ा इसे चौथी तिमाही में निकाला गया है, गैर जरूरी नहीं है। क्या इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें या इसे आय में गिरावट के तौर पर पूरी तरह माने या आंशिक पहचाने और आंशिक अनदेखी करें? जागरूक निवेशक अपने आप से भी पूछ सकता है कि यह कैसे संभव है कि 1970 के अंत के बाद विशेष चार्ज ऑफ की आभासी महामारी आरंभ हुई, लेकिन यह पिछले वर्षों में नहीं हुई। क्या इसके पीछे लेखा क्षेत्र में शुद्ध इतालवी हाथी काम कर रहा था, लेकिन वह हमेशा निश्चित ही मुनासिब सीमाओं के भीतर रहा था? जब हम बारीकी से देखते हैं तो हम पा सकते हैं कि हम इस तरह के नुकसान को मान लिया जाता है इससे पहले कि वे वास्तव में घटित हो। उन्हें आकर्षक बनाया जाता है जैसे कि वे थे कि अतीत या भविष्य की प्राइमरी कमाई पर दुखी करने वाला प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा। कुछ चरम मामलों में आय को वास्तविकता से लगभग दोगुनी बड़ी दिखाने में इनका लाभ उठाया जा सकता है। इसमें टैक्स क्रेडिट का कमोबेश बाजीगरी से इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहम कोट्स डाइल्यूशन द्रव गतिकी की शब्दावली में स्टॉक का वर्णन करने वाले कई शब्दों में से एक है। उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम करने वाले स्टॉक को लिक्विड यानी तरल कहा जाता है। जब कोई कंपनी पब्लिक में IPO लेकर आती है, वो अपने शेयर फ्लोट यानी लॉन्च करती है, और पहले के दिनों में जब कोई कंपनी अपने शेयरों को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करती है यानी बड़ी मात्रा में परिवर्तनीय ऋण या सामान्य स्टॉक की कई प्रस्ताव लाकर, तब ऐसा कहा जाता था कि उन्होंने अपने स्टॉक को वाटर्ड यानी उसके मूल्य को बढ़ा दिया कर लिया है। माना जाता है कि इस शब्द को उत्पत्ति प्रसिद्ध बाजार मैनिपुलेटर डैनियल डू से हुई थी। उन्होंने एक पशुधन व्यापारी के रूप में काम शुरू किया था। वो अपने मवेशियों को दक्षिण में यानी मैनहट्टन की ओर लेकर जाता था। रास्ते में वो उन्हें जबरदस्ती नमक खिलाते हुए लेकर जाता था। जब मवेशी हार्लेक नदी पर पहुंचते तो वे अपने प्यास बुझाने के लिए भारी मात्रा में पानी पी लेते थे। वो फिर उन्हें लेकर बाजार में पहुंचता था। पानी पीने की वजह से मवेशियों का वजन बहुत बढ़ चुका होता था। ऐसा करने से उसे मवेशियों को ऊंची कीमत पर बेचने का मौका मिलता था, क्योंकि उनकी कीमत का निर्धारण उनके वजन के अनुसार होता था। बाद में डू ने बिना किसी चेतावनी के बड़े पैमाने पर एरी रेलरोड के नए शेयर जारी करके उसके स्टॉक्स को चावाटर्ड कर लिया, यानी उनके मूल्य को बहुत बढ़ा दिया। ग्राहम अप्रवासी इतालवी स्टोन कार्वर्स यानी पत्थर पर नक्काशी करने वालों के सटीक शिल्प कौशल की बात कर रहे हैं। उन्होंने 1900 के दशक की शुरुआत में पूरे न्यूयॉर्क की इमारतों के सादे अग्रभाग को अलंकृत किया था। इसी प्रकार एक लेखाकार साधारण वित्तीय तथ्यों को जटिल और ऐसे पैटर्न में बदल सकता है जो समझ से बाहर हो। क्लोज। ALCOA के विशिष्ट प्रभावों पर चर्चा करते वक्त सबसे पहले यह स्थापित करना होगा कि यह उत्पन्न कैसे हुए। फुटनोट्स भी विशिष्ट होते हैं। यह कटौती 4 स्रोतों से आती है, अर्थात पहला, उत्पादित उत्पाद विभाग को बंद करने की कल्पित लागत का प्रबंधन का अनुमान। दूसरा, ALCOA की कास्टिंग कंपनी के संयंत्रों को बंद करने को लागत का अनुमान। तीसरा, ALCOA क्रेडिट कंपनी के चरणबद्ध बंद होने में नुकसान का अनुमान। चौथा, साथ ही कर्टेन वॉल के लिए अनुबंध को पूरा करने से जुड़ी $5.3 मिलियन की अनुमानित लागत।
ये सभी सामग्री भविष्य के लाभ और हानि से संबंधित है। ये कहना आसान है कि ये 1970 के नियमित परिचालन परिणामों का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यदि ऐसा है तो वो किससे संबंधित है? क्या वे इतने असाधारण हैं और अनावर्ती हैं कि कहीं के नहीं है? ALCOA जैसा बड़ा संस्थान जो वर्ष भर में $1.5 बिलियन का कारोबार करता हो, उसमें निश्चित रूप से बहुत सारे डिवीजन, डिपार्टमेंट और सहयोगी संस्थान आदि होंगे। तो क्या एक या अधिक का लाभहीन साबित होना और बंद करने की आवश्यकता होना असाधारण के बजाय सामान्य बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही चीजों के प्रति दीवार बनाने के लिए अनुबंध होते हैं। मान लीजिए ऐसे वक्त किसी कंपनी को अपने कारोबार का कुछ हिस्से में नुकसान हो तो उनके पास एक बढ़िया विचार ये होता है कि वे इसे विशेष मद में डाल दें और प्राइमरी अर्निंग प्रति शेयर में इस तरह रिपोर्ट करें जिससे वे केवल मुनाफे वाले अनुबंधों और परिचालन को शामिल कर सकें। किंग एडवर्ड 8 की धूप घड़ी की तरह, जिनमें केवल धूप की काल ही अंकित किया जाता था। ग्राहम कोट्स राजा ने शायद अपनी प्रेरणा अंग्रेजी लेखक विलियम हेलिस्ट के एक प्रसिद्ध निबंध से ली होगी। दरअसल हेजलिस्ट वेनिस के पास स्थित एक धूप घड़ी का चिंतन कर रहे थे। उस धूप घड़ी पर लिखा था होरस नॉन न्यूमेरो निसी सेरेनास, यानी कि मैं केवल उन घंटों की गिनती करता हूं जो शांति से गुजरते हैं। इसी तर्ज पर कुछ कंपनियां नकारात्मक घटनाओं के असाधारण या अनावर्ती होने का बहाना बनाकर उन्हें वित्तीय परिणामों से बाहर रखती हैं। वास्तव में वे हेजलिट को कही बात का ही अनुसरण कर रही होती हैं। हेजलिट अपने पाठकों से आग्रह करते हैं कि समय के लाभों के अलावा उस पर ध्यान ना दें, निगाह केवल भाग्य की मुस्कान पर रखें, उसके तेवरी बढ़ाने पर नहीं। अपने जीवन को उज्जवल और कोमल क्षणों से बनाएं, जीवन के आशावादी पहलू की ओर ध्यान मोड़ें और बाकी सारी बातों को अपने विचारों से निकाल जाने दें, बिना उस पर ध्यान दिए, खुद या फिर उसे भूलकर। क्लोज। पाठकों को यहाँ ALCO की प्रक्रिया के दो शानदार पहलुओं पर ध्यान देना होगा जिस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। पहला यह कि भविष्य में होने वाले नुकसान के पूर्वानुमान से कंपनी खुद एक पहचान योग्य वर्ष में नुकसान को आवंटित करने की आवश्यकता से बच जाती है। ये 1970 में नहीं थे क्योंकि इन्हें वास्तव में उस वर्ष में नहीं लिया गया था, और ये उन वर्षों में नहीं दर्शाया जाएगा जब इन्हें वास्तव में लिया जाएगा क्योंकि ये पहले हो चुके हैं। साफ काम, लेकिन क्या वस्तुतः ये थोड़ा भ्रमित करने वाला नहीं है। ALCO का फुटनोट इन नुकसानों से भविष्य में होने वाली टैक्स बचत के बारे में कुछ नहीं कहता। इस तरह वे ज्यादातर अन्य बयानों में विशेष रूप से कर पश्चात प्रभाव का उल्लेख होता है जिसे हटाया गया है। यदि ALCOA के आंकड़े संबंधित टैक्स क्रेडिट के पूर्व भविष्य के नुकसान को दर्शाते हैं, तब न केवल भविष्य की आय इस तरह के प्रभारों के भार से मुक्त रहेगी जो वस्तुतः नुकसान होते हैं, लेकिन उसके बाद इनमें कुछ 50% टैक्स क्रेडिट वृद्धि होगी। ये यकीन करना मुश्किल है कि लेखा बही में इस तरह किया जाएगा, लेकिन ये तथ्य है कि कुछ कंपनियां जिन्हें अतीत में बड़ा नुकसान हुआ, वे अपने खिलाफ सामान्य करों को शामिल किए बिना भविष्य की कमाई की रिपोर्ट करने में सक्षम रही है। इस तरह वास्तव में एक बहुत अच्छा मुनाफा दिखाई देने लगा जो उनके अतीत के कलंक पर रूप से पर्याप्त विरोधाभासी है। बीते वर्षों में हुए नुकसान के परिणाम स्वरूप टैक्स क्रेडिट है, उन्हें आज विशेष मद के तौर पर अलग से दर्शाया जा रहा है, लेकिन वे भावी आंकड़ों में अंतिम शुद्ध आय आंकड़ों के हिस्से के रूप में प्रवेश करेंगे। हालांकि भविष्य के नुकसानों के लिए एक रिजर्व तय हो गया है। यदि अनुमानित टैक्स क्रेडिट का शुद्ध आगामी वर्षों में ऐसे कुल अतिरिक्त आय का निर्माण नहीं करता है जिस अन्य चालक तत्व का 1970 के वर्षांत में ALCOA और अनेक अन्य कंपनियों ने उपयोग किया था, वो था स्पेशल चार्ज ऑफ। 1970 के पूर्वार्ध में शेयर बाजार का रूप रक्त स्नान का प्रतीत होता था। उस वर्ष हर किसी ने अधिकांश कंपनियों के लिए तुलनात्मक रूप से खराब परिणामों की उम्मीद की थी। वॉल स्ट्रीट अब 1971, 1972 आदि में बेहतर परिणामों का अनुमान लगा रहा था। तब कितना शानदार इंतजाम किया था, बुरे वर्ष के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा चार्ज ऑफ करना, जो मानसिक रूप से पहले ही राइट ऑफ किया जा चुका था और आभासी रूप से दूर अतीत में जा चुका था। इससे अगले कुछ वर्षों में अच्छे आंकड़े का रास्ता साफ हो गया। शायद यही अच्छा लेखा, अच्छी कारोबारी योजना और प्रबंधन शेयरधारकों संबंधों के लिए अच्छा हो। लेकिन हमेशा की तरह हमारे कुछ संदेह हैं।
व्यापक या शायद बेतहाशा विविधीकरण, परिचालन और घर साफ करने की लालसा के संयोजन से 1970 के अंत में वार्षिक रिपोर्टों में कुछ अजीब दिखने वाले फुटनोट उत्पन्न हुए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एक कंपनी जो आज भी अज्ञात है के स्पष्टीकरण से पाठक हैरान हो सकते हैं, जिसमें उसके विशेष मदों में औसतन 2,23,57,000 की राशि या चार्ज-ऑफ से पहले आय का लगभग एक तिहाई हिस्सा था। इनमें स्पाइलिंग, यूनाइटेड किंगडम का परिचालन बंद करने के प्रावधान, विभाग के पुनः व्यवस्थीकरण, व्यय के प्रावधान, बच्चों के बेबी पैंट और बिब बनाने वाले कंपनी की विक्रय लागत, किसी स्पेनिश कार लीजिंग फैसिलिटी में हिस्सेदारी का अधिक निपटारा, इसकी बूट परिचालन का परिसमापन आदि शामिल थे। यहाँ पहले मजबूत कंपनियों अच्छे वर्षों में मुनाफे में से एक आकस्मिक रिजर्व बनाती थी, जिससे आगामी मंदी के वर्षों में बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। निहित विचार कमोबेश घोषित आय की बराबरी करने और कंपनी के रिकॉर्ड में स्थिर कारक का सुधार होता है। देखने में मकसद सही लगता है, लेकिन लेखाकारों में उचित रूप से इस परिपाटी को भ्रामक वास्तविक आय बताते हुए आपत्ति उठाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिवर्ष के परिणाम वैसे ही दर्शाए जाने चाहिए जैसे अच्छे या बुरे वे हैं, तथा शेयरधारकों व विश्लेषकों को अपने लिए एवरेजिंग या समतुल्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि अब हम विपरीत घटना देख रहे हैं। हर कोई 1970 को भूलकर जितना संभव हो सके उतना चार्ज ऑफ कर रहा था, ताकि 1971 को न केवल स्वच्छ स्लेट के साथ शुरू किया जा सके, बल्कि विशेष रूप से आने वाले वर्षों के लिए भी उसे प्रति शेयर सुखद आंकड़े दिखाने के लिए तैयार किया सके। ये वक्त है अपने पहले सवाल पर लौटने का। तो फिर 1970 में ALCOA की वास्तविक आय कितनी थी? इसकी सही जवाब होगा डायलूशन विलियन के बाद $5.01 प्रति शेयर। इसमें 82 सेंट के स्पेशल चार्जेस से वो अंश कम होगा, जिसे उचित रूप से 1970 से शुरू होना माना जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं जानते ये कितना अंश है, और इसलिए हम समुचित रूप से वर्ष की वास्तविक आय का आकलन नहीं कर सकते। प्रबंधन और ऑडिटर से हमें इस बिंदु पर सर्वोत्तम सलाह आकलन मिलनी चाहिए थी, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। और इसके अलावा प्रबंधन और ऑडिटर को इन चीज़ों की शेष राशि को आगामी वर्षों की उचित संख्या, मान लीजिए 5 से अधिक नहीं, कि साधारण आयों में से घटाना चाहिए था। स्पष्ट है कि वे नहीं करते, क्योंकि वे पहले ही इस पूरी राशि की सहज ही 1970 के स्पेस चार्जेज में निपटारा कर चुके थे। ग्राहम कोट्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राहम लजाते हुए जिस कंपनी का संदर्भ दे रहे हैं वह अमेरिकी मशीन एंड फाउंड्री है। दरअसल ये कंपनी 1960 के दशक के अंत में सबसे उलझे हुए कंपनी समूहों में से एक थी। ये कंपनी वर्तमान में बॉलिंग एली को संचालित करने वाली और बॉलिंग उपकरण का निर्माण करने वाली AMF बॉलिंग वर्ल्डवाइड की पूर्ववर्ती थी। क्लोज, निवेशक प्रति शेयर के प्रकाशित आंकड़ों को जितनी गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए उतना ही आवश्यक हो जाता है कि वे उन लेखांकन कारणों के प्रति भी सजग रहें जो संख्याओं की सही तुलना को खराब कर सकते हैं। हमने ऐसे 3 तरह के कारकों का उल्लेख किया है। स्पेशल चार्जेस का उपयोग, जिन्हें वस्तुतः कभी भी प्रति शेयर आय में नहीं दिखाया जाता, पिछले नुकसानों के कारण सामान्य आयकर कटौती में गिरावट, तथा विलयन कारक जो बड़ी मात्रा में परिवर्तनशील प्रतिभूतियों या वारंट की मौजूदगी में अंतर्निहित होता है। चौथी चीज जिसका अतीत में घोषित आय में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा था, वह है मूल्य पतन शोधन की पद्धति, जो मुख्य रूप से स्ट्रेट लाइन और एक्सेलरेटेड शेड्यूल के बीच होता है। यहाँ विवरण देने से बचना चाहेंगे, लेकिन अभी जब हम लिख रहे हैं तब के एक उदाहरण के लिए ट्रान कंपनी की 1970 की रिपोर्ट को लेते हैं। इस फर्म ने 1969 के मुकाबले प्रति शेयर आय में लगभग 20% की वृद्धि दर्शाई, $2.76 की तुलना में $3.29 में, लेकिन इसमें से आधा पुराने स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन रेट से आई, जिससे एक्सेलरेटेड पद्धति के उपयोग का आय पर कम बोझ रहा है, जिसका इस्तेमाल पिछले साल हुआ था। कंपनी अपने आयकर रिटर्न में एक्सेलरेटेड दर का उपयोग करना जारी रखेगी ताकि अंतर पर आयकर भुगतान को टाला जा सके।
एक और कारक जो कई बार महत्वपूर्ण होता है वह है इस बात का चयन कि अनुसंधान व विकास लागतों को उसके वर्ष चार्ज ऑफ करें जिस वर्ष अवधि में वे वास्तव में होती हैं या आने वाले वर्षों में उनका परिशोधन हो। अंत में हम इन्वेंट्री मूल्यांकन की पद्धतियों FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट के बीच चयन का उल्लेख करना चाहेंगे। ग्राहम कोर्स आजकल निवेशकों को कई अन्य लेखाकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो रिपोर्ट की गई आय को विकृत कर सकते हैं। इन कारकों में से एक है प्रो फार्मा या एज ऑफ की मानो वित्तीय विवरण जो कंपनी की कमाई को इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं मानो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लागू नहीं है। इसके अलावा एक और कारक है कार्यकारी मुआवजे के तौर पर लाखों स्टॉक विकल्प जारी करने का डाइल्यूटिव इफेक्ट यानी कमजोर करने वाला प्रभाव और फिर लाखों की तादाद में शेयर वापस खरीदना ताकि वह स्टॉक विकल्प आम स्टॉक के मूल्य में ना गिरा पाए। एक तीसरा कारक है कंपनी के पेंशन फंड पर रिटर्न की अवास्तविक धारणा है जो कृत्रिम रूप से कमाई को अच्छे वर्षों में बढ़ा सकती है और बुरे वर्षों में गिरा सकती है। एक अन्य कारण है विशेष प्रयोजन इकाइयां यानी किसी कंपनी की संबंध फर्में या साझेदारियां जो कंपनी की जोखिम से भरी संपत्तियां और देनदारियां खरीदती हैं। इस प्रकार वह कंपनी की बैलेंस शीट से उन वित्तीय जोखिमों को हटाने में मदद करती है। विकृति का एक अन्य तथ्य है विपणन या अन्य नरम लागतों का कंपनी की संपत्ति के रूप में व्यवहार करना न कि व्यवसाय करने के सामान्य खर्चों के रूप में। हम इस अध्याय के साथ आने वाली टिप्पणी में ऐसी प्रक्रियाओं के संक्षेप में जांच करेंगे। क्लोज। यहाँ एक टिप्पणी काफी आम है कि निवेशकों को उन लेखा आंकड़ों पर तब ध्यान नहीं देना चाहिए जब उनमें शामिल राशि तुलनात्मक रूप से छोटी हो, लेकिन वॉल स्ट्रीट ऐसा करता है। भले ही वे चीजें छोटी हो लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है। ALCOA की रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में आने से 2 दिन पहले अखबार ने डाउ केमिकल के संबंधित बयान पर काफी चर्चा की थी। इसका समापन इस कथन के साथ हुआ कि बहुत से विश्लेषक इस तथ्य से परेशान होने लगे हैं कि डाउ ने 21 सेंट आइटम को 1969 के नियमित मुनाफे में शामिल किया था बजाय इसके कि इसे असाधारण आय के आइटम के तौर पर माना जाए। तो इतना बतंगड़ क्यों? क्योंकि निसंदेह डाउ केमिकल्स के मूल्यांकन में शामिल कई मिलियन डॉलर का औसत ठीक उस पर निर्भर प्रतीत होता था जो 1968 से 1969 का लाभ प्रतिशत था। वह इस मामले में 9% या 4.5% था। यह हमें कुछ अजीब लगा। इसकी संभावना बहुत कम है कि एक वर्षीय परिणामों में शामिल छोटे से अंतर का भविष्य के औसत मुनाफे या ग्रोथ पर तथा संस्थान के रूढ़िवादी वास्तविक मूल्यांकन पर इतना प्रभाव होता होगा। इसके विपरीत एक और विवरण पर विचार करें जो जनवरी 1971 में ही सामने आया था। यह 1970 के लिए नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्रीज इंक की रिपोर्ट है। कंपनी राइट ऑफ की योजना बना रही थी बतौर स्पेशल चार्जेज एक ही बार में पूरे $264 मिलियन। इनमें से $200 मिलियन उस नुकसान के संदर्भ में था जो रेल रोड सब्सिडी की अपने कर्मचारियों को प्रस्तावित बिक्री की भरपाई थी और शेष हालिया खरीदे शेयरों का राइट ऑफ था। ये राशि डायलूशन ऑफसेट्स के से पहले लगभग $35 प्रति साधारण शेयर के नुकसान या उसके वर्तमान बाजार भाव की दोगुना थी। यहाँ हम कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे। यदि सौदे ऐसे ही होते रहे और यदि टैक्स कानूनों में बदलाव नहीं हुआ तो 1970 में हुए इस नुकसान से नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्रीज को अपने अन्य विविध हितों में बिना इस पर आयकर चुकाए लगभग $400 मिलियन का भावी लाभ 5 वर्षों के भीतर हो सकता है। ग्राहम कोर्स। अन्य व्यवसाय के अलावा नॉर्थ वेस्ट इंडस्ट्री शिकागो एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे कंपनी और यूनियन अंडरवियर BVD और फ्रूट ऑफ द लूम ब्रीफ दोनों के निर्माता के लिए होल्डिंग कंपनी भी थी। इसे 1985 में अति ऋणग्रस्त फाइनेंसर विलियम फार्ले द्वारा अधिकृत किया गया था। फार्ले कंपनी को बर्बादी की ओर ले गए। 2002 की शुरुआत में फ्रूट ऑफ द लूम ब्रीफ को दिवालियेपन की कार्यवाही के दौरान वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे इंक ने खरीद लिया। क्लोज। जो संस्थान की वास्तविक आय कितनी होगी, क्या इसकी गणना करने में लगभग 50% आयकर का प्रावधान रखा जाए या नहीं, जिसका इसे वास्तव में भुगतान नहीं करना होगा।
हमारी राय में उचित तरीके से गणना करने के लिए पहले पूर्ण आयकर दायित्व के आधार पर सांकेतिक उपार्जन क्षमता पर विचार किया जाए, जिससे इस अनुमान के आधार पर शेयर मूल्य की विस्तृत अवधारणा बनाई जा सके। इसमें कुल कुछ बोनस आंकड़े भी जोड़ने चाहिए। ये उस वैल्यू प्रति शेयर की प्रतिनिधित्व करेंगे जो कंपनी को हम लेकिन अस्थायी टैक्स छूट का सुख लेने से मिलेंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर डायलूशन की संभावना के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। वास्तव में यदि विशेषाधिकारों का भी उपयोग करें तो परिवर्तनीय प्रिफर्ड इशू व वारंट्स आउटसोर्सिंग साधारण शेयरों से दोगुने से भी अधिक होंगे। पाठकों को यह सब भ्रमपूर्ण और उकताने वाला लगता होगा, लेकिन यह हमारी कहानी से संबंधित है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अक्सर चतुराई भरी होती है, प्रतिभूति विश्लेषण जटिल हो सकता है, शेयर मूल्यांकन वस्तुतः बिरले ही विश्वसनीय होते हैं। अधिकांश निवेशकों के लिए शायद सबसे अच्छा वही होगा कि सुनिश्चित करें कि वे जो भुगतान कर रहे हैं उसका उन्हें अच्छा मूल्य रहा है और तब इसे करें। ग्राहम कोट्स ग्राहम फेडरल कर कानून के उस प्रावधान का संदर्भ प्रदान कर रहे हैं जो कंपनियों को अपने शुद्ध परिचालन घाटे को कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति देता है। वर्तमान में टैक्स कोड इन नुकसानों को 20 साल तक आगे कैरी फॉरवर्ड करने की अनुमति देता है। इस प्रकार पूरी अवधि के लिए कंपनी की कर देयता कम हो जाती है और कर के बाद की उसकी आय बढ़ जाती है। इसलिए निवेशकों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हाल का गंभीर नुकसान वास्तव में भविष्य में कंपनी की शुद्ध आय में सुधार कर सकती है। निवेशकों को इन शब्दों का संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए। वास्तव में स्टॉक वैल्यूएशन केवल असाधारण मामलों में ही भरोसेमंद होता है। हालांकि अधिकांश शेयरों की कीमतें ज्यादातर समय लगभग सही होती हैं, लेकिन स्टॉक की कीमत और उसके व्यवसाय का मूल्य लगभग कभी भी समान नहीं होता। कीमत के संबंध में बाजार के अनुमान पर भरोसा नहीं किया सकता। दुर्भाग्य से बाजार द्वारा कीमत के निर्धारण में होने वाली त्रुटियों का मार्जिन अक्सर इतना बड़ा नहीं होता है कि उन पर व्यापार के खर्च को सही ठहराया जा सके। एक बुद्धिमान निवेशक को किसी भी मूल्य विसंगति का लाभ उठाने का प्रयास करने से पहले व्यापार और करों की लागतों का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और उसे इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो उसे बाजार में वर्तमान कीमत पर बेच पाएगा। क्लोज। औसत आय का उपयोग। पुराने समय में विश्लेषक और निवेशक बीते समय की काफी लंबी अवधि अमूमन 7 से 10 वर्ष के औसत आय पर अत्यधिक ध्यान देते थे। यह औसत आंकड़ा कारोबारी चक्रों के सतत उतार चढ़ावों को सुलझाने में उपयोगी हो सकता है और मान सकते हैं कि इससे मात्र पिछले वर्ष के परिणामों की जगह कंपनी की उपार्जन क्षमता का ज़्यादा बेहतर अंदाजा हो सकेगा। ऐसी एवरेजिंग प्रक्रिया का एक और अहम फायदा यह है कि इससे इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा कि लगभग सभी स्पेशल चार्जेज और क्रेडिट का क्या किया जाए। इन्हें औसत आय में शामिल करना चाहिए। निश्चित ही इनमें से अधिकांश हानि व लाभ कंपनी के परिचालन इतिहास के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हम ALCOA से यह तय करें तो 1971, 61 और 70 10 वर्ष के बीच की औसत आय $3.62 और 1964 से 1970 7 वर्षों में $4.62 प्रति शेयर रहेगी। यदि इन आंकड़ों का उपयोग आय की इसी अवधि के दौरान की ग्रोथ और स्थिरता दरों के साथ की जाए तो इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की वास्तविक जानकारी से भरी तस्वीर मिल जाएगी। वित्तीय ग्रोथ दर की गणना। एक अहम बात है कि कंपनी के रिकॉर्ड में ग्रोथ फैक्टर पर समुचित मात्रा में ध्यान दिया जाए। जब ग्रोथ बहुत बड़ी हो तो हालिया आय 7 या 10 वर्षों के औसत से काफी अधिक होगी और विश्लेषक को ये दीर्घावधिक आंकड़े अप्रासंगिक प्रतीत होंगे। ऐसा है नहीं। आय को औसत और नवीनतम आंकड़े दोनों ही तरह से दिया जा सकता है। हमारा सुझाव है कि ग्रोथ रेट की गणना को बीते 3 वर्षों के औसत को 10 वर्ष पहले के संबंधित आंकड़ों की तुलना के आधार पर करें। जहां स्पेशल चार्जेज या क्रेडिट की समस्या है तो इन्हें कुछ समझौतों के आधार पर निपटा दिया जाए। सीयर्स रॉबक और DJIS समूह की तुलना में ALCOA की ग्रोथ के लिए निम्नलिखित गणना पर ध्यान दें। टिप्पणी। ये कुछ आंकड़े लंबी चर्चा का विषय हो सकते हैं। वे शायद किसी भी अन्य की तरह जिन्हें विस्तृत गणितीय पद्धति से निकाला गया है। 1958 से 70 की लंबी अवधि के लिए कमाई की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है, परंतु ये आंकड़े ALCOA के मामले में कितने प्रासंगिक थे जिन्हें आमतौर पर साधारण शेयर मूल्यांकन में केंद्रित माना जाता है। इसकी वित्तीय ग्रोथ शानदार थी। वस्तुतः यह प्रतिष्ठित सीवर्स रॉबक
से थोड़ा बेहतर और DJIA कंपोजिटिव से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन 1971 की शुरुआत के बाजार भाव ने इसके शानदार प्रदर्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ALCOA बीते 3 वर्षीय औसत से केवल 11.5 गुना पर बिका, जबकि सीवर्स 27 गुना पर बिका और DJI खुद 15+ गुना पर बिका। यह कैसे घटित हुआ? निस्संदेह वॉल स्ट्रीट का इसके बीते रिकॉर्ड के विपरीत ALCOA के उपार्जन के भावी मांग को लेकर निराशावादी नजरिया रहा। हैरानी की बात है, ALCOA का उच्च भाव काफी पहले 1959 से था। उस वर्ष ये 116 पर बिका था और इसका उपार्जन 45 गुना था। इसकी तुलना में 1959 में सीयर्स रॉबक का संबंधित उच्च भाव 25.5 था, उसके उपार्जन में 20 गुना था। यद्यपि ALCOA के मुनाफे में इसके बाद शानदार ग्रोथ दर्शाई, लेकिन अधिक मूल्यांकित थी। 1970 में यह 1959 के उच्चतम में बिल्कुल आधे पर बंद हुआ, जबकि शेयर्स का भाव तिगुना हुआ और DJIA में लगभग 30% की वृद्धि हुई। ये उल्लेख किया जाना चाहिए कि ALCOA का पूंजी फंड पर उपार्जन केवल औसत या कम रहा और यहाँ यही निर्णायक कारक हो सकता है। स्टॉक मार्केट में उच्च गणकों को केवल तभी कायम रखा जा सकता है जब कंपनी अपने औसत से बेहतर लाभकारिता कायम रख सके। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राहम पूंजीगत धन पर आय का उपयोग बुक वैल्यू पर रिटर्न के पारंपरिक अर्थों में कर रहे हैं, यानी शुद्ध आय से कंपनी की मूर्त शुद्ध संपत्ति में विभाजित करके। इस बिंदु पर हम ALCOA पर पिछले अध्याय में 2 भाग मूल्यांकन प्रक्रिया के सुझाव को लागू करते हैं। इस तरह का नजरिए से पिछला प्रदर्शन मूल्य उत्पन्न किया जा सकता है, जो ALCOA के लिए DJIA का 10.5% या 1970 में DJIA के 840 के बंद भाव की तुलना में $84 प्रति शेयर होता। इस आधार पर अपने $57.5 के भाव पर वह शेयर काफी आकर्षक प्रतीत होता। किसी वरिष्ठ विश्लेषक को पिछले प्रदर्शन मूल्य को उसे दिखने वाले भावी प्रतिकूल घटनाओं के हिसाब से किस सीमा तक अंकित करना चाहिए? साफ करें तो हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि उसके पास ये मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि DJIA की प्रगति की उम्मीद की तुलना में 1971 की उपार्जन $2.50 प्रति शेयर जितना कम रहने वाला है, जो 1970 के आंकड़े से एक बड़ी गिरावट होगी। शेयर बाजार के इस खराब प्रदर्शन को गंभीरता से लेने की संभावना बहुत कम है, लेकिन क्या यह वास्तव में एक समय की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका को तुलनात्मक रूप से अलाभकारी संस्थान बना देता है, जिसका मूल्य शेयरों के पीछे की वास्तविक अस्थियों से कम आंका जाए? 1971 मई में भाव 70 के उच्च पर थे, जो दिसंबर में 55 की बुक वैल्यू पर 36 तक घट गए। ALCOA निश्चित ही बड़े आकार वाली प्रतिनिधि औद्योगिक कंपनी थी, लेकिन हमारा मानना है कि इसका प्राइस एंड अर्निंग इतिहास अधिकांश अन्य बड़े संस्थानों से ज़्यादा असाधारण बल्कि विरोधाभासी भी था। फिर भी यह उदाहरण कुछ सीमा तक विश्वसनीयता संबंधी हमारे उन संदेहों का समर्थन करता है जो पारंपरिक औद्योगिक कंपनी पर लागू की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़े हैं, जिन्हें हमने अंतिम अध्याय में व्यक्त किया है। ग्राहम कोट्स हाल के इतिहास और बड़ी मात्रा में वित्तीय अनुसंधान ने दिखाया है कि तेजी से बढ़ती कंपनियों द्वारा अचानक कमाई में गिरावट दर्ज करने पर बाजार उनके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है। यदि मध्यम और स्थिर गति से बढ़ने वाली कंपनियां जैसे ग्राहम के दिनों में ALCOA थी और हमारे समय की एनहाइजर बस और कोलगेट पामोलिव है, वे कभी निराशाजनक कमाई दर्ज करती भी हैं, तो उनके स्टॉक को कुछ हद तक मामूली गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी उम्मीदें पूरी ना होने पर बड़ी निराशा को जन्म देती है, वही मध्यम अपेक्षाओं को पूरा कर पाने में विफल होने पर मामूली प्रतिक्रिया होती है। इसलिए ग्रोथ शेयरों का मालिक होने में सबसे बड़ा जोखिम ये नहीं है कि उनकी वृद्धि रुक जाएगी, जोखिम बस इतना है कि उसकी वृद्धि धीमी पड़ जाएगी और लंबे समय में ये केवल एक जोखिम नहीं है बल्कि एक वास्तविक निश्चिंता है। अध्याय 12 पर टिप्पणी। आपको कलमधारी जितनी आसानी से चोट पहुंचा सकता है, उतना बंदूकधारी नहीं पहुंचा सकता। बो डिडली। अंकों का खेल। बीते कुछ वर्षों में कंपनियां और उनके लेखाकारों ने मर्यादाओं को जिस सीमा तक ताक पर रखा है, उसे देखकर ग्राहम भी हैरान हो गए होते। शेयर विकल्पों से अत्यधिक लाभ लेने के बाद शीर्ष अधिकारियों को एहसास हुआ कि वे केवल कुछ वर्ष अपनी कंपनी के उत्पादन को बढ़ा देने भर से अत्यधिक समृद्ध हो सकते हैं। सैकड़ों कंपनियों ने अकाउंटिंग सिद्धांतों का उल्लंघन किया, अपनी वित्तीय रिपोर्टों को अस्पष्ट बनाकर बुरे परिणामों को दिखावटी जोड़ तोड़
खर्चों या हवा से काल्पनिक उपार्जन का निर्माण करके ढक दिया। चलिए ऐसे ही कुछ घृणित कार्यों को देखते हैं, जैसा कि लेखा धोखाधड़ी में शायद सबसे ज्यादा प्रचलन प्रो फार्मा उपार्जन की सनक का था। वॉल स्ट्रीट की एक पुरानी कहावत है कि हर बुरे विचार की शुरुआत एक अच्छे विचार से होती है, और प्रो फार्मा उपार्जन प्रस्तुतिकरण इससे अलग नहीं है। इसमें मूल बिंदु रुझान से अल्पकालिक विचलन या कथित रूप से अनावर्ती घटनाओं के लिए समायोजन करके कमाई की दीर्घावधिक वृद्धि की सच्ची तस्वीर प्रदान करना था, जैसे कि किसी प्रो फार्मा प्रेस रिलीज में दिखाया जा सकता है। स्टॉक ऑप्शन यानी स्टॉक विकल्प कॉर्पोरेट प्रबंधकों को किस प्रकार सीमित कर सकते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए अध्याय 19 पर टिप्पणी देखें। प्रेस रिलीज में दिखाया सकता है किसी कंपनी ने बीते वर्ष में कितनी कमाई की होती यदि किसी हाल ही में अधिग्रहित दूसरी फर्म इन पूरे 12 महीनों में परिवार का हिस्सा रही होती। लेकिन जैसे जैसे शरारती 1990 का दशक आगे बढ़ा, कंपनियां अपने को रोक नहीं सकी। अब जरा प्रो फार्मा के इन बकवास उदाहरणों पर नजर डालें। पहला, 30 सितंबर 1999 को समाप्त हुई तिमाही में इन्फो स्पेस इंक ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे उन्होंने प्रिफर्ड स्टॉक लाभांश के तौर पर $159.9 बिलियन का भुगतान नहीं किया हो। दूसरा, 31 अक्टूबर 2001 को समाप्त हुई तिमाही में बीईए स्टीम्स इंक ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे उन्होंने अपने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन में पेरोल टैक्स के रूप में $193 मिलियन का भुगतान नहीं किया था। तीसरा, 31 मार्च 2001 को समाप्त तिमाही में जेडीएस यूनिफेज कॉरपोरेशन ने अपने प्रो फार्मा उपार्जन को इस तरह दर्शाया जैसे कि उन्होंने पेरोल टैक्स में $4 मिलियन का भुगतान, घटिया शेयरों में निवेश से $7 मिलियन की हानि तथा विलयन और साख संबंधित 2.5 बिलियन का चार्ज ना झेला हो। संक्षेप में प्रो फार्मा उपार्जन ने कंपनियों को इसमें समर्थ बना दिया कि वे दिखा सके कि उन्होंने जितना बुरा प्रदर्शन किया है वो नहीं होता तो वे कितना बेहतर कर सकती थी। बतौर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप प्रो फार्मा उपार्जन के साथ केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें अनदेखा कर दें। पहचान की भूख। 2000 में टेलीकम्युनिकेशन दिग्गज क्वेस्ट कम्युनिकेशन इंटरनेशनल इंक काफी मजबूत दिख रही थी। उस वर्ष शेयर बाजार के 9% से अधिक गिरने के बाद भी इसके शेयर में 5% से भी कम की गिरावट आई थी। लेकिन क्वेस्ट की फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक छोटा सा अजीब खुलासा था। 1999 के उत्तरार्ध में क्वेस्ट ने फैसला किया कि वो अपनी फोन बुक के प्रकाशित होते ही अपने टेलीफोन डायरेक्टरी से भी कमाई को स्वीकार करेगा। ग्राहम कोट्स। उपरोक्त सभी उदाहरण सीधे कंपनियों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों से लिए गए हैं। यदि हम सभी अपने व्यवहार को उसी तरह सही ठहराएं जिस तरह कंपनियां अपने रिपोर्ट में की गई कमाई को समायोजित करती हैं, तो हमारा दैनिक जीवन कैसा होगा, इस पर हम एक शानदार व्यंग के लिए रॉब वॉकर द्वारा लिखित माई प्रो फार्मा लाइफ देखें। क्लोज। जैसा कि येलो पेजेस में विज्ञापन देने वाला हर कोई जानता है कि बहुत से कारोबारी इन विज्ञापनों के लिए मासिक किस्तों में भुगतान करते हैं। और लीजिए जादू का मंत्र, इस छोटे से लगते अकाउंटिंग सिद्धांत में बदलाव से 1999 की कुल आय में टैक्स पश्चात $240 मिलियन का इजाफा हो गया, जो क्वेस्ट द्वारा उस वर्ष कमाए धन का 5वां हिस्सा था। पानी में डूबे हिमखंड के मात्र शीर्ष की तरह आक्रामक आय स्वीकारता अक्सर ऐसे खतरे का संकेत होती है जो गहरे जाकर चक्र के रूप में घूमती है, और यही क्वेस्ट के साथ हुआ। 2003 की शुरुआत तक अपने पिछले वित्तीय विवरणों की पुनः समीक्षा के बाद कंपनी ने घोषणा की कि उन्होंने उपकरण विक्रय पर समय से पहले ही लाभ को स्वीकार कर लिया था, बाहरी सेवा प्रदाताओं की लागत को अनुपयुक्त कर दर्ज किया था, खर्चों को अनुचित तरीके से ऐसे दर्शाया था जैसे वे पूंजीगत अस्थियां हों, और अस्थि विनिमय का अनावश्यक आकलन किया था जैसे वे बिक्री हों। सभी ने बताया क्वेस्ट की 2000 से 2001 तक की कमाई को $2.2 बिलियन अधिक आंक लिया गया था, जिसमें पिछले अकाउंटिंग सिद्धांत में बदलाव के $80 मिलियन भी शामिल थे, जिसे अब वापस ले लिया गया था। पूंजीगत अपराध। 1990 के दशक के अंत में ग्लोबल क्रॉसिंग लिमिटेड की असीम महत्वाकांक्षाएं थी। बरमूडा आधारित कंपनी उसका निर्माण कर रही थी। ग्राहम कोट्स। हुरन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार 2002 के कोस्ट सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 330 कंपनियों में से एक थी, जिसने पिछले वित्तीय विवरणों को फिर से बताया था। ये एक सर्वकालिक रिकॉर्ड था। क्वेस्ट पर सभी जानकारी अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ की गई इसकी वित्तीय फाइलिंग से ली गई थी। वार्षिक रिपोर्ट फॉर्म 8 के और फॉर्म 10 के ये जानकारी
पर उपलब्ध EDGAR डेटाबेस से ली गई है। अकाउंटिंग सिद्धांत में बदलाव का पता लगाने के लिए किसी पश्च दृष्टि की आवश्यकता नहीं थी। क्वेस्ट ने इसका उस समय पूरी तरह से सुझाव खुलासा किया था। इस अवधि में क्वेस्ट के शेयरों ने कैसा प्रदर्शन किया? 2000 के अंत में इसके स्टॉक की कीमत $41 प्रति शेयर थी। उसका कुल बाजार मूल्य $67.9 बिलियन था। वहीं 2003 की शुरुआत में क्वेस्ट के शेयर की कीमत लगभग $4 हो गई थी। वैसे में उसका कुल बाजार मूल्य $7 बिलियन हो गया था। यह लगभग 90% की गिरावट थी। शेयरों की कीमत में गिरावट फर्जी कमाई से जुड़ी एकमात्र लागत नहीं है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि SEC द्वारा लेखांकन धोखाधड़ी की आरोपी 27 फर्मों ने फेडरल आयकर में $320 मिलियन से अधिक का भुगतान किया था। हालांकि उस धन का अधिकांश भाग अंततः IRS द्वारा वापस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना कम है कि अधिकांश शेयरधारकों रिफंड का लाभ उठाने के लिए टिके रहेंगे। क्लोज। ऑप्टिक नेटवर्क कहा जा रहा था, जिसमें 1 लाख मील से अधिक की केबल को बिछाना था। इसमें ज्यादातर समुद्र के नीचे था। दुनिया भर में तार बिछा देने के बाद ग्लोबल क्रॉसिंग ने अन्य कम्युनिकेशन कंपनियों को अपने केबल के माध्यम से नेटवर्क ट्रैफिक चलाने के अधिकार बेचे। 1998 में ही ग्लोबल क्रॉसिंग ने अपने ऑप्टिक वेब के निर्माण पर $600 मिलियन से अधिक खर्च किए। उस वर्ष निर्माण बजट का लगभग 1/3 हिस्सा राजस्व के लिए कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी सोल्ड नामक व्यय के रूप में दर्शाया गया था। यदि $178 मिलियन का ये खर्च नहीं होता तो ग्लोबल क्रॉसिंग को $82 मिलियन का शुद्ध मुनाफा होता, जिसने $96 मिलियन की शुद्ध हानि रिपोर्ट की थी। अगले वर्ष 1999 की वार्षिक रिपोर्ट में ग्लोबल क्रॉसिंग ने सर्विंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की शुरुआत का शुष्क सा फुटनोट डाला। अब कंपनी अधिकांश निर्माण लागत के व्यय को अपने नेटवर्क की विक्रय क्षमता से प्राप्त तत्कालिक राजस्व में नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय इस निर्माण लागत के बड़े हिस्से को अब परिचालन खर्च नहीं बल्कि पूंजीगत व्यय माना जा रहा था, जिससे कंपनी की कुल आस्तियों में इजाफा हुआ बजाय इसके कुल आय में कमी आई। फूट का एक बार जादू की छड़ी घुमाने से ग्लोबल क्रॉसिंग की संपत्ति और उपकरण आस्ती $575 मिलियन तक बढ़ गए, जबकि इसकी विक्रय लागत में केवल $350 मिलियन का इजाफा हुआ। वह भी तब जब कंपनी किसी नशे में धुत नाविक की तरह धन खर्च कर रही थी। पूंजीगत व्यय मैनेजरों के लिए एक अनिवार्य साधन है, जिससे वे अच्छे कारोबार को ज्यादा बड़ा और बेहतर बना सकते हैं, लेकिन लचीले लेखा नियम मैनेजरों को सामान्य परिचालन व्यय का पूंजीगत आस्तियों में बदलाव करके रिपोर्टिंग मुनाफे को बढ़ाने की अनुमति देते हैं। ग्राहम कोट्स। पूर्व में ग्लोबल क्रॉसिंग अपने अधिकांश निर्माण लागतों को एक खर्च के रूप में देखती थी। कंपनी इस खर्च को अपने नेटवर्क पर यूजेज राइट्स उपयोग अधिकारी की बिक्री या फिर उसे लीज पर देने से होने वाले राजस्व से वसूलती थी। आमतौर पर ग्राहक इन राइट्स के लिए अग्रिम भुगतान किया करते थे। हालांकि कुछ ग्राहकों के लिए सुविधा थी कि वे 4 साल तक की अवधि तक किस्तों में इसका भुगतान कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल क्रॉसिंग ने अधिकांश राजस्व की अग्रिम बुकिंग नहीं की। इसके बजाय कंपनी ने राजस्व को लीज के जीवन काल तक स्थगित कर दिया, क्योंकि नेटवर्क का अनुमानित उपयोग जीवन 25 वर्ष तक था। ग्लोबल क्रॉसिंग ने उन्हें मूल्य पतन योग लंबे समय तक चलने वाली पूंजीगत संपत्ति के रूप में मानना शुरू कर दिया। वैसे ही व्यवहार जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुरूप है। यह स्पष्ट नहीं कि ग्लोबल क्रॉसिंग ने 1 अक्टूबर 1999 से पहले इसका उपयोग क्यों नहीं किया या फिर वास्तव में यह परिवर्तन क्यों किया गया। मार्च 2001 तक ग्लोबल क्रॉसिंग का कुल स्टॉक वैल्यूएशन $12.6 बिलियन था। कंपनी ने 28 जनवरी 2002 को दिवालियापन के लिए अर्जी दायर की। परिणाम स्वरूप उसका सामान्य स्टॉक वस्तुतः बेकार हो गया था। क्लोज। जैसा कि ग्लोबल क्रॉसिंग का मामला दर्शाता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि कोई कंपनी किस तरह और क्यों अपने पूंजीकरण करती है। इन्वेंट्री की कहानी। बहुत सारे अन्य सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं की तरह माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इंक की बिक्री में 2000 के बाद गिरावट आएगी। मांग के गोता खाने से माइक्रॉन को इतनी हानि हुई कि उसने अपनी इन्वेंट्री का मूल्य कम करके आंकना आरंभ कर दिया, क्योंकि साफ था कि ग्राहक उन्हें उस भाव पर नहीं खरीदना चाहते थे जो माइक्रॉन मांग रहा था। मई 2001 में समाप्त तिमाही में माइक्रॉन ने अपने इन्वेंट्री के रिकॉर्डिंग मूल्य को $261 मिलियन घटा दिया। अधिकांश निवेशकों ने इस कम करने को केवल सामान्य या परिचालन लागत आवर्ती नहीं बल्कि असाधारण घटना माना। लेकिन देखिए इसके बाद क्या हुआ। ए ब्लॉक ऑफ द ओल्ड चिप्स। माइक्रॉन ने आगामी 6 वित्तीय तिमाहियों में से हर एक में
और इन्वेंट्री राइट डाउन किया। क्या माइक्रॉन का इन्वेंट्री का अवमूल्यन गैर आवर्ती घटना थी? पर यह दीर्घकालीन अवस्थित तार्किक मन की विशेष मामलों में अलग सोच हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को गैर आवर्ती लागत को लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए, एनर्जाइजर बनी की तरह जो चलता ही जाता है। पेंशन आयाम 2001 में एचबीसी कम्युनिकेशन इंक, जिसकी सिंगर वायरलेस पैकेट और सदर न्यू इंग्लैंड टेलीफोन में हिस्सेदारी थी, ने $7.2 बिलियन की कुल आय अर्जित की। कमजोर टेलीकॉम उद्योग के बुरे वर्ष के एक बेहतरीन प्रदर्शन, लेकिन ये लाभ केवल एमएसबीसी के बिजनेस से नहीं आया था। इसमें से पूरा $1.4 बिलियन कंपनी की शुद्ध आय का 13% एसबीसी के पेंशन प्लान से आया था, क्योंकि एसबीसी का उससे ज्यादा धन पेंशन प्लान में था जितना कर्मचारियों के भविष्य संबंधी फायदे के भुगतान के लिए जरूरी माना गया था। इस अंतर को कंपनी वर्तमान आय की तरह ले रही थी। इस अधिशेष का एकमात्र कारण था 2001 में एसबीसी ने अपने पेंशन प्लान निवेश से अपेक्षित आय को रिटर्न दर को 8.5% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया, जिससे वो धनराशि कम हो गई, जिसे उन्हें आज अलग से रखना आवश्यक था। एसबीसी ने अपने नई स्वप्निल अपेक्षाओं का खुलासा ये कहते हुए किया कि 2001 में समाप्त सभी 3 वर्षों के लिए हमारा वास्तविक 10 वर्षीय रिटर्न 10% से अधिक रहा है। दूसरे शब्दों में, हमारा पिछला रिटर्न इतना अधिक है तो मान सकते हैं कि भविष्य का रिटर्न भी ऐसा ही होगा। लेकिन ये न केवल तर्क की भविष्य सबसे बुनियादी जांच में विफल हो गया, बल्कि साफ तथ्य यह था कि ब्याज दरें लगभग रिकॉर्ड न्यून तक गिर रही थी, जिससे पेंशन पोर्टफोलियो के बॉन्ड भाग के भावी रिटर्न निराशाजनक थे। उसी वर्ष वारेन बफेट के बर्कशायर हैथवे ने अपनी पेंशन आस्तियों में अपेक्षित रिटर्न दर को 8.3% से घटाकर 6.5% कर दिया। क्या एसबीसी के इस अनुमान में सच्चाई थी कि इसके पेंशन फंड मैनेजरों दुनिया के सबसे महान निवेशकों से बेहतर परिणाम दे सकते थे? शायद नहीं। 2001 में बर्कशायर हैथवे के पेंशन फंड में 9.8% का मुनाफा हुआ, लेकिन एचबीसी के फंड में 6.9% का नुकसान हुआ। ग्राहम कोर्स, मैं इस उदाहरण को प्रदान करने के लिए सेंटर फॉर फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस के हार्वर्ड स्लिट और मार्क हेमेल का आभारी हूँ। रिटर्न का अनुमान लगाने के लिए वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्तियों के कुल शुद्ध मूल्य को योजना संपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न से विभाजित किया जाता है। क्लोज। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए कुछ त्वरित विचार। क्या शुद्ध पेंशन लाभ कंपनी की शुद्ध आय से 5% अधिक है? यदि ऐसा है तो क्या कंपनी की अन्य आय से सहज है? यदि यह पेंशन लाभ आगामी वर्षों में लुप्त हो जाए, क्या योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित दीर्घावधि रिटर्न दर उचित है? जैसा कि 2003 में हुआ, 6.5 से ऊपर की हर चीज संदिग्ध थी, जबकि बढ़ता भाव पूर्णतः भ्रम था। सजग निवेशक, निम्न संकेतों की मदद से आप ऐसा शेयर खरीदने से बच सकते हैं जो बाद में अकाउंटिंग टाइम बम साबित हो। उल्टा पड़े। किसी भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट का अनुसंधान करते हुए इसे अंतिम पृष्ठ से पढ़ना आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे पढ़ते हुए पहले पृष्ठ तक आए। कंपनी जो भी आपको बताना नहीं चाहती वो पीछे ही दफन रहता है, जिस कारण आपको सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। नोट्स पढ़ें। कोई भी शेयर तब तक ना खरीदें जब तक वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के फुटनोट्स ना पढ़ लें। इन्हें आमतौर पर समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के तहत दिया जाता है। ये वो मुख्य नोट्स हैं जो बताता है कि कंपनी अपने रेवेन्यू, रिकॉर्ड इन्वेंट्री को कैसे मानती है, अपने किस्तों और अनुबंध विक्रय के साथ कैसा व्यवहार करती है, अपने विपणन लागत को कैसे खर्च करती है और अपने कारोबार के शेष मुख्य पहलुओं पर कितनी निर्भर है। अन्य फुटनोट्स में ऋण, स्टॉक ऑप्शन, ग्राहकों को उधार, हानि के लिए संचय, अन्य जोखिम कारकों को देखें। ग्राहम कोर्स, लेखांकन फुटनोट्स में दिमाग घुमाने वाले उबाऊ शब्द हम्बर से विचलित ना हो। इन फुटनोट्स को जानबूझकर इस तरह से तैयार किया जाता है ताकि साधारण लोग उसे पढ़ने से हतोत्साहित हों। इसलिए जरूरी है कि आप दृढ़ता से बने रहें और इसे पढ़ें। उदाहरण के तौर पर इन्फॉर्मिंग कॉर्प की 1996 की वार्षिक रिपोर्ट के फुटनोट ने खुलासा किया गया था कि कंपनी आमतौर पर एक ग्राहक को सॉफ्टवेयर उत्पाद के डिलीवरी करने पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस की बिक्री से प्राप्त लाइसेंस राजस्व को हिसाब में लेती है। हालांकि कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माताओं और अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंसधारियों के लिए, जिन्हें 12 महीने के भीतर राशि भुगतान का करने की सुविधा होती है, कंपनी इनके लिए उस समय राजस्व को हिसाब में ले लेगी जब ग्राहक न्यूनतम गैर वापसी योग्य लाइसेंस शुल्क के लिए संविदात्मक प्रतिबद्ध होगा, बशर्ते ऐसे कंप्यूटर हार्डवेयर निर्माता और
अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंसधारी कंपनी द्वारा स्थापित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। सरल शब्दों में इन्फॉर्मेक्स कह रही थी कि वह इन उत्पादों पर राजस्व वो खाते में क्रेडिट कर लेगी, भले ही वे उत्पाद अभी तक अंतिम उपयोगकर्ता को नहीं बेचे गए हों। यानी इन्फॉर्मेक्स के सॉफ्टवेयर के लिए वास्तविक ग्राहक क्लोज। वे अन्य चीजें जिनसे आपके कान खड़े होने चाहिए वे तकनीकी शब्द हैं, जैसे पूंजीकरण, विलंबित और पुनर्गठन। और ये साधारण शब्द जो संकेत करते हो कि कंपनी अपने लेखा कार्य में काट छांट कर रही है, जैसे शुरुआत, बदलाव तथा फिर भी। इनमें से किसी भी शब्द का यह अर्थ नहीं कि आप ये शेयर ना खरीदें, लेकिन इसका बस ये अर्थ है कि आपको इसकी और अधिक जांच करनी चाहिए। आपको वित्तीय विवरण में दिए फुटनोट्स की कम से कम किसी एक सबसे निकटतम प्रतिस्पर्धी फर्म से तुलना अवश्य करनी चाहिए, जिससे देख सके कि आपकी कंपनी के लेखाकार कितने आक्रामक हैं। खूब पढ़ें। अगर आप उद्यमशील निवेशक हैं और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी समय और ऊर्जा देना चाहते हैं तो आपके लिए वित्तीय रिपोर्टों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना जरूरी है। केवल यही एक तरीका है जिससे आप बदलते उपार्जन बयानों के भ्रम से होने वाली बाधाओं को न्यूनतम कर सकते हैं। समायोजित व विशिष्ट उदाहरणों से भरी 3 ठोस पुस्तकों में शामिल है मार्टिन फिट्स व फर्नांडो अल्वारेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चार्ल्स माल्फार्ड व यूजीसी चेमेस्की की ई फाइनेंशियल नंबर गेम्स तथा हार्वर्ड सिलेट की फाइनेंशियल स्नेनिजिंग। ग्राहम कोट्स। इस बीच यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने आरोप लगाया कि इन्फॉर्मेसिस ने अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की। इसके बाद कंपनी ने अपने राजस्व को पुनः निर्धारित किया, जिसके बाद उसके खाते में ऐसे बिक्री के तहत में $244 मिलियन हटा दिए गए। यह मामला इस बात की याद दिलाता है कि फाइन प्रिंट को संशय भरी निगाह से पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है। मैं इस उदाहरण का सुझाव देने के लिए मार्टिन फ्रीडम्स का ऋणी हूँ। मार्टिन फ्रीडम्स और फर्नांडो अल्वारेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिशनर्स गाइड। यहाँ पर चैप्टर 12 समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।